दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरी नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं एलन ब्रैडली पीएलसी के बारे में, यानी कि जो हमारे रॉकवेल ऑटोमेशन के द्वारा एलन ब्रैडली पीएलसी जो आता है उसके बारे में बताएंगे, जिसका मॉडल नंबर हमारा है कंट्रोल लॉजिक सीरीज 5572। तो दोस्तों कंट्रोल लॉजिक से हमारे जो एलन ब्रैडली होता है उसमें हमारे अलग अलग सीरीज के पीएलसी आते हैं और अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, जैसे हमारे क्या एप्लीकेशन है, छोटा हो बड़ा हो, तो उसके आधार पे हमारे अलग अलग सीरीज के एप्लीकेशन आते हैं, तो वो हम अलग अलग यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंट्रोल लॉजिक्स 5572 यानी 1756 L70 सीरीज के जो हमारे पीएलसी आते हैं इनके बारे में, इनके पार्ट्स के बारे में, एक एक पार्ट्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। चाहे वो हमारा पावर सप्लाई हो, कंट्रोल सिस्टम पैनल हो, या फिर इनपुट आउट मॉड्यूल हो, या फिर नेटवर्क पैनल है, इनके इस पैनल में जो जो हमारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं, जो छोटे छोटे जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। एलन ब्रैडली जो पीएलसी होती है कंट्रोल लॉजिक्स 5572 यानी कि 1756 L70 सीरीज के जो मॉड्यूलर पीएलसी होते हैं इनके बारे में। अब चूँकि दोस्तों पीएलसी भी दो टाइप का होता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि एक होता है कॉम्पैक्ट पीएलसी, एक होता है मॉड्यूलर पीएलसी। तो ये जो कंट्रोल लॉजिक्स 5572 1756 L70 सीरीज जो है ये हमारा मॉड्यूलर पीएलसी होता है। मॉड्यूलर पीएलसी मतलब इसमें सब इनपुट आउटपुट और पावर सप्लाई का, कंट्रोल का, सबका अलग अलग इसमें मॉड्यूल लगे रहते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी पीएलसी होती है कंट्रोल लॉजिक्स 5572 ये सूटेबल फॉर स्मॉल टू लार्ज इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि छोटा से बड़ा एप्लीकेशन के लिए, हमारा इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन होता है, ऑटोमेशन जो होता है उसके लिए सूटेबल होता है। आप इसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पे पिक्चर पे देख पा रहे होंगे, पैनल के हमारे फोटोज हैं। यहाँ पे पहला जो पैनल होता है वो पावर सप्लाई पैनल होता है। यहाँ पे यूपीएस और जो भी हमारे एसएमपीएस वगैरह लगे रहते हैं इस पूरे पैनल को पावर करने के लिए, ये सारा सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ रहता है। जैसे सेकंड पेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पावर सप्लाई पैनल है। तो पावर सप्लाई पैनल में हमारे ऊपर यहाँ पे एसएमपीएस लगे हुए हैं 4, जो कि 24 वोल्ट पावर सप्लाई हमारा प्रोवाइड कराएगा सारे पीएलसी के जो मॉड्यूल्स हैं उनको। जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होगी पावर सप्लाई की वहाँ पे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो इसके लिए मेरा पूरा पावर सप्लाई पैनल लगा हुआ है। और इसी में से जो हमारे डेस्क होता है, यानी कि जो कंप्यूटर होता है यहाँ से ऑपरेट करना होता है फील्ड को, तो उसको भी पावर सप्लाई यहीं से दिया गया हुआ है। तो पावर सप्लाई पैनल के बाद यहाँ पे सेकेंड वाला जो पैनल होता है वो होता है कंट्रोल सिस्टम पैनल। कंट्रोल सिस्टम पैनल में हमारे देख सकते हैं ये हमारा कंट्रोल सिस्टम पैनल है। इसमें हमारे कंट्रोलर यानी कि सीपीयू, पावर सप्लाई पैनल, इथरनेट जो स्विच होता है वो, और जो भी हमारे अलग अलग सारे कम्युनिकेशन मॉड्यूल, आईओ मॉड्यूल जो भी है हमारा इसी में सब में लगे रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम मॉड्यूल। इसके अलावा आगे जो दिया है सिस्टम आईओ मॉड्यूल। सिस्टम आईओ मॉड्यूल मतलब कि होता है सिस्टम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। तो यहाँ पे सिस्टम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में क्या रहेगा कि ये जो मॉड्यूल लगे रहते हैं, तो एक पावर सप्लाई मॉड्यूल रहेगा, कम्युनिकेशन मॉड्यूल रहेगा, उसके साथ में इनपुट आउटपुट के जो हमारे मॉड्यूल लगे रहते हैं, यानी कि DI का, DO का, AI का, AO का, तो वो सारे मॉड्यूल केवल उसमें लगे रहेंगे। तो उसको बोलते हैं सिस्टम आईओ मॉड्यूल यानी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। और उसी में हमारे नीचे जो है रिले बोर्ड भी लगे रहते हैं, जिसपे हमारे रिले इंस्टॉल रहता है आउटपुट के लिए। उसके बाद दूसरा भी सिस्टम आईओ पैनल, यानी कि इनपुट आउटपुट अगर आपका ज़्यादा है, एक पैनल में नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए फिर से एक और पैनल इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो ये दो हमारे पैनल जो यहाँ पे देखिए सिस्टम इनपुट आउटपुट के लगे हुए हैं। उसके बाद एक पैनल है यहाँ पे नेटवर्क पैनल। तो दोस्तों ये नेटवर्क पैनल जो रहता है ये नेटवर्किंग के लिए रहता है। जैसे यहाँ का जो सिग्नल है, इस सिग्नल को आपको कहीं और भी भेजना है तो उसके लिए यहाँ पे नेटवर्क पैनल लगा रहता है। इस नेटवर्क पैनल में हमारे फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू यहाँ से इस सिग्नल को हम भेजते हैं दूसरे जगह पे। जैसे मान लीजिए आपका दो जगह कंट्रोल रूम है, दोनों जगह कंट्रोल रूम का एक दूसरे जगह से ऑपरेट करना है, जैसे यहाँ का डाटा दूसरे या फिर यहाँ की टोटल पीएलसी जो दूसरे कंट्रोल रूम से कंट्रोल कराना है, तो ये नेटवर्क पैनल में उस सब का ही सिस्टम लगा रहता है। वहाँ से इसको ऑपरेट करा सकते हैं। और वहाँ का जो दूसरे जगह वाला जो पीएलसी है उसको भी यहाँ से अगर ऑपरेट कराना है इस वाले कंट्रोल रूम से, तो उसको भी आप कर सकते हैं। इसीलिए नेटवर्क पैनल में हमारे कई सारे नेटवर्क मॉड्यूल लगे रहते हैं। तो ये हमारे देख सकते हैं ये बाहर से इस तरीके का पैनल रहता है। ये फ्रंट साइज का, इसके रिवर्स साइज में रहता है हमारे टर्मिनल्स वगैरह रहते हैं। जैसे इस तरीके के ये जो भी हमारे फील्ड के जो केबल आएंगे, वायर्स आएंगे, उनका टर्मिनेशन करने के लिए इस तरीके के पूरे हमारे टर्मिनल्स बोर्ड लगे रहते हुए हैं, टर्मिनल ब्लॉक लगा हुआ रहता है। तो बैक साइड में यहाँ पर सिर्फ इसी टाइप का रहता है।
कि केवल टर्मिनल रहेगा DI का, DO का, AI का, AO का। तो इसमें कुछ टर्मिनल जो होते हैं दोस्तों मेरे पावर टीवी रहते हैं, यानी कि 24 वोल्ट का जो हम इसमें फील्ड में हम सप्लाई देते हैं, या फिर DI में जो हम सप्लाई भेजते हैं, तो वो यहाँ पे कुछ इसके फ्यूज टर्मिनल लगे रहते हैं। इसी फ्यूज टर्मिनल से वो सप्लाई निकलता है। कुछ यहाँ पे कॉमन टर्मिनल भी रहते हैं, एक ही टर्मिनल से कई जगह सप्लाई किया रहता है। और बाकी यहाँ पे अलग अलग टाइप के टर्मिनल रहेंगे। फ्यूज टर्मिनल रहेगा, नॉर्मल स्क्रू टर्मिनल रहता है वायर को कनेक्ट करने के लिए, तो DI का भी रहेगा, DO का भी रहेगा, AI का भी रहेगा, AO का भी रहता है। चारों सिग्नल के इसी तरीके के अलग अलग पैनल रहेंगे। जैसे हमारे फ्रंट पैनल में इस तरीके के मॉड्यूल लगे रहेंगे, और रिवर्स साइड में जो रहेगा बैक साइड में हमारे सारे इस तरीके के टर्मिनल्स लगे रहते हैं। इसी टर्मिनल पे नीचे से हमारे सारे केबल्स आते हैं, और एक एक वायर हमारे पूरा टर्मिनल पे डाई के हिसाब से पूरा कनेक्ट रहता है। तो चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं, एक एक पार्ट्स के बारे में, उसके बाद में आपको समझाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे पावर सप्लाई पैनल है, तो पावर सप्लाई पैनल में नीचे एक हमारा UPS लगा हुआ है, और बीच में हमारे यहाँ पे पूरा MCB और कंडक्टर लगे हुए हैं पावर सप्लाई को स्टार्ट करने के लिए। ऊपर हमारे 4 हमारे SMPS लगे हुए हैं। ये SMPS जो है, जो भी पावर सप्लाई आपको इसको इनपुट मिल रहा होगा 220 वोल्ट, उससे क्या करेगा 24 वोल्ट आउटपुट हमारा निकालेगा, और पूरे जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगा उसको ये फुलफिल कराएगा। इसके अलावा इसके बाहर से भी अगर हमें कंप्यूटर को पावर सप्लाई देना है तो उसको भी यहाँ से पावर सप्लाई फिट किया जाता है। बाकी सिस्टम कंट्रोल पैनल है, तो सिस्टम कंट्रोल पैनल में आप ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे एक लगा हुआ ईथरनेट स्विच। ये ईथरनेट स्विच क्या होता है दोस्तों, इसमें कई सारे जगह जो ईथरनेट मॉड्यूल इसमें लगे रहते हैं कम्युनिकेशन कराने के लिए, दूसरे जगह डाटा भेजने के लिए, या फिर मान लीजिए कि जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनको जो हम कनेक्ट करते हैं PLC के द्वारा, तो ईथरनेट स्विच के द्वारा ही कनेक्ट करते हैं। इसमें कई सारे ईथरनेट के केबल आते हैं, और एक ईथरनेट इसमें से आउटपुट निकलेगा और हमारे कंप्यूटर के CPU में चला जाता है। तो उसके लिए रहता है हमारा ईथरनेट स्विच यहाँ पर लगा हुआ रहता है। और नीचे हमारे सिस्टम के कंट्रोल यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं। जैसे पहला जो रहता है वो पावर सप्लाई मॉड्यूल। चलिए हम इसको बड़े पिक्चर में आपको दिखाते हैं, फिर समझाते हैं। तो ये हमारा सिस्टम कंट्रोल एंड IO पैनल है। ये जो है इस सिस्टम कंट्रोल IO पैनल, क्योंकि इसमें पूरा कंट्रोल डिवाइसेज भी लगे हुए हैं, और IO इनपुट आउटपुट भी मॉड्यूल भी इसमें इंस्टॉल हुआ है। और ये है फील्ड IO TV पैनल, फील्ड का इनपुट आउटपुट का टर्मिनल बोर्ड या फिर टर्मिनल ब्लॉक पैनल है। तो चलिए आगे इसको समझते हैं एक एक करके। और इस दोस्तों अगर इस PLC से रिलेटेड अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है, किसी पार्ट्स के बारे में आपको जानना है, तो आप वीडियो में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी इसके इक्विपमेंट के बारे में, किसी भी मॉड्यूल के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, फील्ड से रिलेटेड कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कुछ ट्रबल शूट करना है, तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप उसके लिए हम आपको अलग से समझा देंगे कैसे इसको चेक करना है। अगर DI सिग्नल नहीं मिल रहा है या फिर DO सिग्नल आउटपुट आपको नहीं जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसके बारे में आपको समझा देंगे। बाकी ये जो हमने PDF तैयार किया है दोस्तों, इस PDF को भी हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको आगे और समझते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे कि ये जो हमने बड़े से यहाँ पे फोटो लगाया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे पहला जो पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये इसमें जो है पावर सप्लाई मॉड्यूल है। इसको एलन ब्रेडली का ही है पावर सप्लाई मॉड्यूल। अभी पावर सप्लाई मॉड्यूल के बाद यहाँ पे देखेंगे जिसमें चाबी लगा हुआ है, तो चाबी जो है ये हमारा CPU है। तो CPU लगा हुआ है। CPU के बाद में हमारे यहाँ पे लगा हुआ है कंट्रोल नेट। अब ये कंट्रोल नेट ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो एक कंट्रोल नेट जो होता है दोस्तों एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल या फिर इंटरफेस मॉड्यूल होता है। हर एक नोड पे जो भी हमारे IO मॉड्यूल लगेंगे उसका इंटरफेस कराने के लिए, यानी कम्युनिकेट कराने के लिए ये लगा रहता है कंट्रोल नेट या कम्युनिकेशन मॉड्यूल। तो यानी कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो लगा हुआ है उसको यहाँ पे कंट्रोल नेट के नाम से जाना जा रहा है। उसके बाद होता है इसमें ईथरनेट ईथरनेट IP इस पर इसलिए लिखे हुआ है कि दोस्तों ये जो कम्युनिकेशन इसमें ये करा रहा है वो इसमें कंट्रोल नेट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। ये जो इंटरफेस मॉड्यूल है इसमें जो केबल यूज कर रहे हैं, इनका कम्युनिकेशन जो होगा आपस में वो कंट्रोल नेट कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा हो रहा है। और ये ईथरनेट मॉड्यूल ये लगा हुआ है, ये भी कम्युनिकेशन मॉड्यूल ही है। तो इसका जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो ईथरनेट IP जो प्रोटोकॉल होता है उसके थ्रू हो रहा है। तो ये दोनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो जो कंट्रोल नेट है वो इंटरफेस मॉड्यूल है एक दूसरे नोड से इंटरफेस कराने के लिए। और ये जो दूसरा वाला जो ईथरनेट मॉड्यूल लगा हुआ है ये रहता है PLC को हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट कराने के लिए। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद
ये तो हमारे कंट्रोल सिस्टम के होगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे आईओ मॉड्यूल जो लगे हुए हैं उनके बारे में समझा देते हैं। तो देखेंगे इस यहाँ पे सेकंड जो पिक्चर है आईओ मॉड्यूल्स के, तो आईओ मॉड्यूल्स में हमने यहाँ पे 3 तरीके के मॉड्यूल दिखाया हुआ है। पहला तो यहाँ पे है DI यानी कि डिजिटल इनपुट मॉड्यूल। तो जो डिजिटल इनपुट मॉड्यूल है ये देख सकते हैं, इस तरीके के डिजिटल मॉड्यूल है। वहाँ पे DC इनपुट ऊपर लिखा हुआ रहता है। अलग अलग चैनल के आते हैं, 16 चैनल के भी आते हैं, 32 चैनल के भी आते हैं। तो जितना भी चैनल होगा दोस्तों वो पूरा इसके ऊपर लिखा रहता है और उतने यहाँ पे LED इंडिकेशन दिए गए रहते हैं। इसके बारे में भी आगे हम आपको डीपली समझाते हैं, इसके पूरा DI मॉड्यूल, DO मॉड्यूल, AI मॉड्यूल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए DI मॉड्यूल जो है ऊपर उस ब्लू कलर का यहाँ पे टैग लगा रहता है। तो ब्लू वाला जो रहता है वो DI में रहता है। उसके बाद ग्रीन कलर का टैग लगा रहेगा वो DO के लिए रहेगा। यहाँ पे DC आउटपुट यहाँ पे लिखा रहता है। तो DO जो रहता है डिजिटल आउटपुट, उस पर ग्रीन कलर का टैग लगा रहेगा। उसके बाद ये AI के मॉड्यूल लगे हुए थे। AI जो देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्राउन कलर का लगा हुआ था। ये जो होता है ये AI इनपुट का लगा हुआ है। तो यहाँ पे AI लगा हुआ है, AO नहीं लगा, यानी एनालॉग इनपुट का हमें ज़रूरत नहीं पड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पे AO का कोई कार्ड नहीं लगा हुआ है। तो ये हमारे मॉड्यूल हो गए इनपुट आउटपुट के। ये DI है यानी कि डिजिटल इनपुट मॉड्यूल, ये DO है यानी कि डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल, और ये AI मॉड्यूल है यानी कि एनालॉग इनपुट मॉड्यूल। इसमें एनालॉग सिग्नल का यूज किया जाएगा। तो वहाँ पे फिर से आप नीचे देखेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे जो ऊपर दिखाया हमने यहाँ पे नीचे भी दिखाया हुआ है। तो इसके बारे में आगे हम एक एक चीज़ के बारे में समझेंगे आसान बढ़िया से, कौन किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको काम समझा देते हैं किसका क्या काम रहता है। उसके बाद फिर आपको एक एक पार्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो देखिए ये हमारा पावर सप्लाई मॉड्यूल हो गया। ये जो पावर सप्लाई मॉड्यूल है इसको पावर सप्लाई मिलेगा हमारा SMPS से, यानी कि पावर सप्लाई जो पैनल होता है वहाँ से इसको सप्लाई मिलेगा। तो ये जो पावर सप्लाई मॉड्यूल है, पावर सप्लाई मॉड्यूल यहाँ से सारे मॉड्यूल को पावर सप्लाई फीड कराएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पावर सप्लाई पैनल है, ये पावर सप्लाई पैनल अलग अलग जगह पे पावर सप्लाई फीड करा रहा है। जैसा कि हमने बताया कि जितने भी कंप्यूटर लगे होंगे उनको कंप्यूटर को भी यहाँ से पावर सप्लाई जा रहा है। और SMPS जो लगा इनका SMPS से निकलेगा। तो ये जो कंट्रोल सिस्टम पैनल के अंदर में जो हमारे SMPS PLC के लिए लगे होंगे उनको यहाँ से इनपुट मिलेगा। तो यहाँ से ये इसका जो सप्लाई होगा SMPS, ये पावर सप्लाई सबको फीड कराएगा, चाहे DI कार्ड हो, DO कार्ड हो, तो सबको, या फिर AI कार्ड हो, सबको पावर सप्लाई फीड कराएगा। उसके बाद कंट्रोलर जो है CPU, हमारा CPU जो है प्रोसेसिंग यूनिट है सिग्नल को प्रोसेस कराने के लिए। और कंट्रोल नेट हो गया इंटरफेस मॉड्यूल। या इंटरफेस मॉड्यूल का काम ये रहता है कि जितने भी हमारे नोड होते हैं उस नोड पे जो AI, इसमें एक्चुअली होता है क्या कि दोस्तों जो PLC होता है, PLC में बैक प्लेन लगा रहता है यानी कि चैसिस लगा रहता है। तो वो जो चैसिस बना होता है वो कई नोड में होता है, यानी कि एक जो हमारे मॉड्यूल्स का जो एक ग्रुप होता है और एक ग्रुप जो एक नोड में लगाए जाते हैं। तो अलग अलग कई सारे नोड होते हैं। तो उस नोड को आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए हम कम्युनिकेशन मॉड्यूल या फिर इंटरफेस मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो वो होता है ये इंटरफेस मॉड्यूल। उसके बाद इथरनेट मॉड्यूल जो होता है, इथरनेट मॉड्यूल का मतलब ये देख सकते हैं इथरनेट स्विच है। तो जितने भी हमारे इथरनेट मॉड्यूल लगे होंगे, इथरनेट मॉड्यूल से सारा केबल इसमें आएगा इथरनेट का। इसमें से एक केबल आउटपुट निकलेगा और जो हमारा कंप्यूटर होता है जहाँ से हम इसको ऑपरेट करना रहता है PLC को या फिर फील्ड को, तो वहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए अब आगे और समझते हैं इसके बारे में। उसके बाद दोस्तों आप जब PLC पे इस पे काम करेंगे तो आपको इस तरीके के आपको बहुत सारे केबल देखने को मिल जाएंगे। देखेंगे कि यहाँ पे जो इंटरफेस मॉड्यूल यानी कि जो कंट्रोल नेट जिस पे लिखा होगा उसके नीचे कुछ इस तरीके के केबल लगे रहते हैं। और जो इथरनेट मॉड्यूल है उसके नीचे कुछ इस तरीके के केबल लगे होंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि तो कुछ इस तरीके का आपको असेंबली देखने को मिल जाता है। तो आपको बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये चीज़ क्या लगा हुआ है, तो इसके बारे में आपको समझाते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली इसको हम बोलते हैं कंट्रोल नेट सेगमेंट या फिर कोएक्सियल केबल लिंक। ये एक प्रकार से सेगमेंट होता है जो कि हमारा ये जो चीज़ देख पा रहे होंगे, ये कंट्रोल नेट जो दिया हुआ है, कंट्रोल नेट को ही एक दूसरे से लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कंट्रोल नेट सेगमेंट दिया गया रहता है। उसको हम कंट्रोल नेट सेगमेंट बोलते हैं, जो कि कोएक्सियल केबल के थ्रू एक दूसरे को लिंक किया गया रहता है। यानी कि जो दोस्तों इससे पता चलता है कि ये जो हमारे कंट्रोल नेट यानी कम्युनिकेशन मॉड्यूल या फिर इंटरफेस मॉड्यूल जो लगा हुआ है, इनका एक दूसरे के साथ में जो कम्युनिकेशन है या फिर इंटरफेस जो है
वो कोएक्सियल केबल के थ्रू किया जा रहा है। तो इसलिए आपको ये चीज़ माइंड में रखना है कि ये जो कंट्रोल नेट लगा हुआ है, कंट्रोल नेट मॉड्यूल, तो इसमें हमारा कोएक्सियल केबल का यूज़ किया गया हुआ है। और जो इथरनेट मॉड्यूल है तो इसमें इथरनेट केबल का यूज किया गया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और इसमें रहता है, वो होता है रिडंडेंसी मॉड्यूल। यहाँ पे देखेंगे, हमने इसमें ऊपर वाले में नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे रिडंडेंसी मॉड्यूल दिया गया रहता है, जो कि सिस्टम कंट्रोल पैनल में रहता है। ये सीपीयू के बाद जैसे कंट्रोल नेट या इंटरफेस मॉड्यूल, उसके बाद इथरनेट मॉड्यूल, उसके बाद एक रहता है रिडंडेंसी मॉड्यूल। रिडंडेंसी मॉड्यूल का मतलब क्या होता है कि रिडंडेंसी का यूज किया जाता है सिस्टम में हर दो, जैसे मान लीजिए पूरा एक रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि दो चीज़ लगाना, या फिर उसका डुप्लीकेट लगाना, या फिर एक स्टैंड बाय सिस्टम इंस्टॉल कर देना, उसको हम रिडंडेंसी बोलते हैं। अगर एक सिस्टम मान लीजिए हमारा फेल हो गया, पीएलसी का एक सीपीयू फेल हो गया, तो जो दूसरा सीपीयू होगा वो उसको टेक ओवर कर लेगा, सिस्टम को रुकने नहीं देगा, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो उसके लिए रिडंडेंसी सिस्टम लगाया जाता है। तो जो रिडंडेंसी सिस्टम होता है, जो रिडंडेंसी मॉड्यूल होता है, वो रिडंडेंसी मॉड्यूल एक दूसरे से कनेक्ट किए गए रहते हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज किया गया रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है रिडंडेंसी मॉड्यूल, और रिडंडेंसी मॉड्यूल में नीचे में जो हमारे केबल लगे हुए हैं, ये हमारे फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज किया गया रहता है। और यहाँ पे ये इथरनेट स्विच हो गया स्ट्रेटेजिक 5700, तो ये इथरनेट स्विच हो गया, इसी का पिक्चर इस साइड आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे इसको और समझते हैं। तो दोस्तों एक बार इसके पार्ट्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं, एक एक पार्ट्स के बारे में समझने के लिए आपको ले चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे एक एक पार्ट्स के बारे में हमने यहाँ पे समझाया है कि किस पार्ट्स का क्या काम होता है और कौन से मॉडल होता है। तो देखिए यहाँ पे एलन ब्रैडली रॉकवेल ऑटोमेशन पीएलसी का सबसे पहले इसका पार्ट्स की हम जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स में आपका आ जाता है बैक प्लेन, चैसिस या रैक। अब बैक प्लेन, चैसिस या फिर रैक किसको बोलते हैं दोस्तों? ये इलेक्ट्रॉनिक एक रैक होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, जिसके ऊपर हम सारे मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं या फिर इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरकनेक्टेड स्पेस फॉर इंस्टॉलिंग मॉड्यूल। यानी कि जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, पीएलसी के जो भी मॉड्यूल्स होते हैं, उनको इंस्टॉल करने के लिए जो हमारा स्पेस जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरकनेक्टेड स्पेस होता है, उनको हम बोलते हैं बैक प्लेन, चैसिस या फिर रैक। यानी कि इसमें पिक्चर में समझेंगे कि ये जितने भी हमारे मॉड्यूल हैं, ये दूसरे को जो हमारे बैक साइड में इंस्टॉल किए गए रहते हैं, जहाँ जो स्पेस दिया गया रहता है वो इलेक्ट्रॉनिकली इंटरकनेक्टेड स्पेस रहते हैं। वो यानी कि इनको एक पावर सप्लाई जो वो ऑटोमेटिक पीछे से ही इसको फीड कर दिया जाता है, तो उसी स्पेस को इसको हम बोलते हैं रैक या फिर चैसिस। तो उसके बाद होता है स्लॉट। तो स्लॉट की बात करें तो स्लॉट पूछा जाए आपसे कि स्लॉट क्या होता है, तो दोस्तों स्लॉट का मतलब होता है कि स्पेस फॉर ए सिंगल मॉड्यूल ऑन बैक प्लेन। यानी कि ये जो चैसिस है, यहाँ पे समझेंगे, ये जो चैसिस दिया गया रहता है जहाँ पे मॉड्यूल इंस्टॉल है, तो जो चैसिस जहाँ पे इंस्टॉल रहता है, तो एक मॉड्यूल को जो इंस्टॉल करने के लिए जो जगह दिया गया रहता है उसको हम बोलते हैं स्लॉट। तो ये जो स्लॉट हो गया, उसका मतलब हो गया एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करने की जो जगह है उसको हम स्लॉट बोलते हैं। स्लॉट के बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट है 1756 PA7 पावर सप्लाई मॉड्यूल। यानी कि जो हमारा पावर सप्लाई है मॉड्यूल है, उसका ये मॉडल नंबर है 1756। ये हमारा सीरीज हो गया पीएलसी का। दोस्तों अलग अलग हमारे सीरीज आते हैं, जैसे कि आपको शुरू में ही हमने बताया, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 1756 सीरीज की यहाँ पे बात हो रही है, 1756 L70। तो जितने भी इसके मॉड्यूल लगेंगे वो 1756 के नाम से ही आएगा। तो ये 1756 PA75, ये PA75 जो है ये हमारे पावर सप्लाई मॉड्यूल का मॉडल नंबर है PA75। तो ये PA75 पावर सप्लाई मॉड्यूल जो है प्रोवाइड 24 वोल्ट पावर सप्लाई टू प्रोसेसर IO मॉड्यूल्स एंड अदर मॉड्यूल्स। यानी कि जो इसमें जो पावर सप्लाई जो PA75 है पावर सप्लाई मॉड्यूल रहेगा, इसका काम है 24 वोल्ट पावर सप्लाई प्रोवाइड कराना सीपीयू को, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को। इसके अलावा और भी जो हमारे मॉड्यूल्स लगे होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगा रहेगा, नेटवर्क मॉड्यूल लगा रहेगा, तो इन सारे मॉड्यूल्स को 24 वोल्ट पावर सप्लाई की अगर ज़रूरत है तो उसको प्रोवाइड कराने के लिए उसका यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल लॉजिक्स 5572 1756 L7X। यहाँ पे L7X का मतलब होता है कि L70
यानी 0 की जगह पर 1 2 3 4 अलग होता है, यानी L70 सीरीज का कई सारे मॉडल आते हैं, तो इसीलिए X यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 1756 L7, तो उसी को 5572 भी बोला जाता है, कंट्रोल लॉजिक्स 5572, यानी 1756 L70 सीरीज में हमारा कंट्रोल लॉजिक्स 5572 हमारा कंट्रोलर आता है। तो ये कंट्रोलर या फिर CPU जिसको बोलते हैं। तो ये इसका यहाँ पे मॉडल नंबर है, आपको मॉडल नंबर भी याद कर लेना है। तो इसका काम क्या रहता है कि सपोर्ट DI/DO सिग्नल अप टू 1,25,000 एंड AI/AO सिग्नल अप टू 4,000। दोस्तों इसमें जो हम CPU यूज कर रहे हैं, यानी कि प्रोसेसर जो यूज किया जा रहा है इस PLC में, तो ये PLC की जो CPU उसकी जो कैपेसिटी है वो DI सिग्नल या फिर जो DO सिग्नल होते हैं, यानी डिजिटल सिग्नल जो होता है वो 1,25,000 तक ये हैंडल कर सकता है। और जो एनालॉग सिग्नल होंगे, चाहे एनालॉग इनपुट हो या चाहे एनालॉग इनपुट आउटपुट हो, तो वो उसको 4,000 तक सिग्नल को वो हैंडल कर सकता है। तो ये 4,000 मतलब 4,000 AI को भी कर सकता है, 4,000 AO को भी कर सकता है। सेम उसी प्रकार से ये 1,25,000 जो सिग्नल होते हैं DI अलग हो सकता है और DO अलग हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिजिटल सिग्नल जो होता है उसको हैंडल करने की कैपेसिटी जो इसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, इंटरव्यू में कहीं पूछे जा सकते हैं, तो एक एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद 1756 IO मॉड्यूल। IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, यानी कि जो इनपुट के लिए आउटपुट के लिए मॉड्यूल लगे रहते हैं, DI/DO मॉड्यूल जो होते हैं उनकी बात हो रही है। तो ये 1756 IO मॉड्यूल, तो जो IO मॉड्यूल लगे होते हैं वो 32 चैनल इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल, यानी कि इसमें जो मॉड्यूल इंस्टॉल किए हुए हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लगा हुआ है ये सब हमारे 32 चैनल के लगे हुए हैं। तो ये 32 चैनल का इनपुट मॉड्यूल हो गया, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 1756 EN2T एंड 1756 EN3T इथरनेट मॉड्यूल। अब देखो इथरनेट मॉड्यूल जो उसमें लगा हुआ है उसका यहाँ पे मॉडल नंबर दिया गया है EN2T। EN का मतलब होता है कि इथरनेट 2T एंड EN3T। तो दो टाइप के इथरनेट मॉड्यूल इसमें इंस्टॉल किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ये देख सकते हैं ये वाला जो मॉड्यूल होता है इसको हम बोलते हैं इथरनेट मॉड्यूल। यहाँ में नीचे से थोड़ा सा जो मुड़ा हुआ रहता है ये वाली, इसको हम इथरनेट मॉड्यूल बोलते हैं। तो इसके बारे में बात होती है। ये 1756 जो सीरीज हो गया PLC का 1756 EN2T EN3T। EN2T और EN3T दो टाइप के आता है, उन दोनों में से कोई भी एक इंस्टॉल किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए EN2T EN3T प्रोवाइड इथरनेट IP कनेक्टिविटी फॉर कम्युनिकेशन विथ अदर डिवाइसेज एंड सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारे अदर डिवाइसेज होते हैं या फिर अदर जो PLC सिस्टम होता है उनके साथ कनेक्टिविटी या फिर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये हमारे इथरनेट मॉड्यूल का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 1756 का CN2 कंट्रोल नेट मॉड्यूल। तो ये देखिए CN2 कंट्रोल नेट को हम बोलेंगे CN और 2 जो लगा दिया गया इसका बस मॉडल नंबर के लिए। तो CN2 CN3 भी आता है, तो यहाँ भी इसमें CN2 का यूज किया गया है। तो CN2 से हो जाता है कंट्रोल नेट मॉड्यूल। तो कंट्रोल नेट मॉड्यूल के यहाँ पे काम क्या है कि अलाउ फॉर कंट्रोल नेट कम्युनिकेशन, यानी इंटरफेस मॉड्यूल, यानी कि कंट्रोल नेट कम्युनिकेशन कराने के लिए एक जितने भी इसमें इंटरफेस मॉड्यूल लगे हुए हैं उनके एक दूसरे के साथ कंट्रोल नेट का कम्युनिकेशन कराने के लिए कंट्रोल नेट मॉड्यूल का यूज किया जाता है, जिसको हम इंटरफेस मॉड्यूल भी बोलते हैं। उसके बाद है DNB2, जिसको हम बोलते हैं डिवाइस नेट मॉड्यूल। अब ये डिवाइस नेट मॉड्यूल जो होता है दोस्तों, डिवाइस नेट मॉड्यूल का क्या काम रहता है कि इनेबल डिवाइस नेट कम्युनिकेशन। डिवाइस नेट कम्युनिकेशन क्या है, ये इसका काम जो रहता है वो जिस तरीके से कंट्रोल नेट रहता है उसी प्रकार से डिवाइस नेट रहता है कम्युनिकेशन करने के लिए, इंटरफेस मॉड्यूल करने के लिए। लेकिन इन दोनों में से किसी एक का यूज किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप कंट्रोल नेट मॉड्यूल का किए तो आपके पास डिवाइस नेट का है तो इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों का काम रहता है इंटरफेस कराना या फिर कम्युनिकेट कराना, तो दोनों में से कोई एक यूज किया जाता है। तो इस PLC वाले में कंट्रोल नेट का यूज किया गया रहता है, जिसके इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कंट्रोल नेट मॉड्यूल। तो ये कंट्रोल नेट का इसमें यूज किया गया हुआ है। अगर उसके जगह पे आप डिवाइस नेट का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका काम है कि इनेबल डिवाइस नेट कम्युनिकेशन, डिवाइस नेट का कम्युनिकेशन इनेबल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है RM2 का मतलब हो गया कि रिडंडेंसी मॉड्यूल 2। अभी देखिए रिडंडेंसी मॉड्यूल को शॉर्टकट में यहाँ पे RM लिखा गया है। तो रिडंडेंसी मॉड्यूल का यहाँ पे काम है कि सपोर्ट कंट्रोलर
एंड नेटवर्क रिडंडेंसी फॉर हाई एबिलिटी एंड इंक्रीज सिस्टम रिलायबिलिटी, यानी कि जो हमारे पीएलसी का जो सिस्टम लगा रहता है उसको हाई अवेलेबिलिटी यानी कि फेलियर से उसको बचाने के लिए, इंटरप्शन से बचाने के लिए हम रिडंडेंसी मॉड्यूल का यूज करते हैं। और दो हमारे इसका स्टैंड बाय सिस्टम लगे रहते हैं, जैसे कि रिडंडेंसी में क्या होगा कि हमारे कंट्रोलर भी 2 लगे, सीपीयू भी 2 लगे रहेंगे, इंटरफेस मॉड्यूल भी 2 लगा रहा होगा, कंट्रोल नेट 2 लगा होगा, इथरनेट मॉड्यूल 2 लगा होगा और उन दोनों में रिडंडेंसी मॉड्यूल भी लगे रहेंगे। तो मान लीजिए एक सिस्टम हमारा प्राइमरी सिस्टम पूरा पीएलसी कंट्रोल हो रहा है, अगर प्राइमरी सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो जो सेकेंडरी सिस्टम होगा वो सारा डाटा तुरंत हैंड ओवर कर लेगा, उसका कंट्रोलर काम करना शुरू कर देगा इसको। तो इसी के लिए इसके रिडंडेंसी मॉड्यूल दोनों में लगाया जाता है, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। तो रिडंडेंसी मॉड्यूल को एक दूसरे से कनेक्ट किया रहता है फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू। आप इस पीडीएफ में हमने सारा चीज़ एक एक चीज़ यहाँ पे पूरा मेंशन किया है, आप इसको डाउनलोड करके भी समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे IB32 DI मॉड्यूल, तो जो DI मॉड्यूल जो रहता है दोस्तों उनको IB से इंडिकेट किया गया है इसमें। तो IB32 का मतलब हो गया IB32, ये 32 जो हो गया ये हमारे चैनल को इंडिकेट कर रहा है कि 32 चैनल का DI मॉड्यूल। तो डिजिटल इनपुट मॉड्यूल विद 32 चैनल, उसी प्रकार से होता है OB2। तो OB32 का मतलब होता है कि DO मॉड्यूल, यानी कि डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल विद 32 चैनल। उसी प्रकार से यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि 17 चैनल IF4, ये जो हमारे मॉडल नंबर लिखे रहते हैं AI मॉड्यूल के। तो AI मॉड्यूल जो है एनालॉग इनपुट मॉड्यूल विद 32 चैनल, तो यहाँ पे केवल एनालॉग मॉड्यूल ही इसमें यूज किया गया रहता है, लेकिन तीनों जो है DI, DO, AI ये हमारे 32 चैनल के मॉड्यूल लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और आगे है स्टैटिक्स 5700। ये जो है स्टैटिक्स 5700 है वो इथरनेट स्विच मॉड्यूल है। इथरनेट स्विच मॉड्यूल का ये मॉडल नंबर है। दूसरा मॉडल नंबर भी आपके यहाँ पे लगा हो सकता है, तो आपको उसका मॉडल नंबर देख के याद रखना है। दोस्तों एक्चुअल होता है क्या कि जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि पीएलसी पे आपने काम किया, तो आप बोल देते हैं हमने काम किया है। आप थोड़ा बहुत काम किए रहते हैं तो फटाक से बोल देते हैं हमने काम किया है, थोड़ा बहुत ट्रबल शूटिंग भी आता है। तो लेकिन जब आप कहीं अच्छे कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे आपको जानने के लिए कि आपने रियली में काम किया है कि नहीं किया, तो इस तरीके के क्रॉस क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं कि बताइए जो इथरनेट मॉड्यूल यूज किया गया उसका किस कंपनी का यूज किया गया, मॉडल नंबर उसका क्या था। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें जो होती हैं वो याद करना होता है। तो इथरनेट स्विच मॉड्यूल जो है वो स्टैटिक्स का है, 5700 इसका मॉडल नंबर है। तो इथरनेट स्विच विथ अप टू 20 पोर्ट कनेक्शन, यानी इसमें 20 पोर्ट दिया गया था इथरनेट स्विच में, 20 केबल आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे लगे हुए हैं हिस्मान MM4, MM2, MS30 मीडिया मॉड्यूल। ये मीडिया मॉड्यूल अलग अलग इसमें कई सारे लगे हुए हैं। तो मीडिया मॉड्यूल का क्या काम रहता है? मीडिया मॉड्यूल का काम रहता है दोस्तों कि जो हमारे इथरनेट के थ्रू जो हमारे सिग्नल आ रहा है वो इथरनेट सिग्नल को हमारे फाइबर ऑप्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि अगर सिग्नल को दूसरे जगह भेजना है तो उसके लिए हम मीडिया मॉड्यूल वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर जिसको मीडिया कन्वर्टर भी कहते हैं। तो ये वो हिस्मान कंपनी का कई सारे इसमें लगाया हुआ है, MM4, MM2, MS30। तो 3 टाइप के लग रहते हैं। तो एक होता है बेसिक मॉड्यूल, एक होता है ऑप्टिकल ट्रांसीवर, यानी एक में इथरनेट केबल कनेक्ट किया जाता है, एक में फाइबर ऑप्टिकल केबल कनेक्ट किया जाता है। तो इथरनेट में जिसमें कनेक्ट किया जाता है ये क्या कहते हैं, इथरनेट से फाइबर ऑप्टिकल में कन्वर्ट करा देता है, और दूसरा जो होता है फाइबर ऑप्टिकल से इथरनेट में कनेक्ट करा देता है। तो इसके लिए हमारे मीडिया मॉड्यूल या फिर मीडिया कन्वर्टर लगे रहते हैं हिस्मार्स कंपनी का। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये है, ये हमारे इथरनेट स्विच भी इसको बोलते हैं, या फिर मीडिया कन्वर्टर भी बोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बीच वाला जो हमारा बेसिक मॉड्यूल है, यानी कि पावर सप्लाई मॉड्यूल, इसका पावर सप्लाई के लिए रहता है। और इसमें देखिए फाइबर ऑप्टिकल केबल कनेक्ट किया गया रहता है, बाकी ये जो दोनों हैं इन दोनों में इथरनेट केबल कनेक्ट किया गया रहता है। तो ये जो पीएलसी पैनल है, इस पीएलसी पैनल के जितने भी हमारे इथरनेट मॉड्यूल लगे रहेंगे उस इथरनेट मॉड्यूल से जो हमारे केबल आएगा निकल के, तो सबसे पहले यहाँ पे आके कनेक्ट होगा। यहाँ पे इसमें से यहाँ का जो सिग्नल मान लीजिए आपको दूसरे जगह भेजना है, तो यहाँ से देखिए फाइबर ऑप्टिकल केबल में इसका सिग्नल जो होता है FO में कनेक्ट हो जाएगा, और ये फाइबर ऑप्टिकल थ्रू इसका सिग्नल जो है दूसरे जगह चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे लगा हुआ है फाइबर ऑप्टिकल डिवाइस, यानी मीडिया कन्वर्टर। तो ये जो फाइबर ऑप्टिकल डिवाइस मीडिया कन्वर्टर एक अलग से और इंस्टॉल किया गया था। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम इथरनेट टू फाइबर ऑप्टिक, यानी इथरनेट से फाइबर ऑप्टिकल में सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल डिवाइस या फिर मीडिया कन्वर्टर का भी यूज किया गया रहता है।
पीएलसी में कई जगह यहाँ पे इंस्टॉल रहता है। उसके बाद हमें अब टर्मिनल्स की बात करते हैं। तो देखिए ये टर्मिनल बोर्ड जो लगे रहते हैं DORB, ये DORB रिले बोर्ड। अब रिले बोर्ड यहाँ पे देखेंगे, रिले बोर्ड जो लगा हुआ है, ये जो रिले बोर्ड है, इस रिले बोर्ड में 5 पिन का एक रिले इंस्टॉल किया गया रहता है DO सिग्नल के लिए, यानी कि जो डिजिटल आउटपुट सिग्नल रहता है उनके लिए यहाँ पे रिले का यूज किया गया रहता है। ये 5 पिन का रिले है DORB यानी रिले बोर्ड। तो रिले बोर्ड जो होता है वो DO के लिए रहता है, तो उसमें रिले इंस्टॉल किया गया रहता है। 5 पिन 24 वोल्ट का रिले इंस्टॉल किया गया, लगाया हुआ है। उसके बाद DITB का मतलब होता है कि डिजिटल इनपुट के लिए टर्मिनल बोर्ड, यानी फील्ड से जो हमारी डिजिटल इनपुट का सिग्नल आएगा उसके लिए जो टर्मिनल बोर्ड है उसका हमारा कोड लिखा रहता है DITB। तो ये DORB, DITB या DOTB जो लगा रहता है वो टर्मिनल के ऊपर हमारे लिखे गए रहते हैं कोड में, तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये किसके लिए रहता है। DITB का मतलब होता है कि टर्मिनल बोर्ड फॉर डिजिटल इनपुट, DOTB का मतलब होता है कि टर्मिनल बोर्ड फॉर DO यानी कि डिजिटल आउटपुट। उसके बाद चौथा जो होता है FTB का मतलब होता है कि फ्यूज टर्मिनल बोर्ड, टर्मिनल बोर्ड फॉर फ्यूज। तो फ्यूज टर्मिनल बोर्ड भी रहता है, उनमें से फ्यूज टर्मिनल बोर्ड से क्या होता है कि उसमें फ्यूज लगाया गया रहता है। अगर कुछ शॉर्ट होगा या फिर कुछ फॉल्ट आएगा तो फ्यूज हमारा डैमेज हो जाएगा, जो मॉड्यूल जो होते हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे, इसके लिए फ्यूज टीवी का भी यूज किया गया रहता है। उसके बाद यहाँ पे आगे समझेंगे फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल का जो है यूज हमारा 2 जगह पे किया गया रहता है। एक तो रिडंडेंसी मॉड्यूल से रिडंडेंसी मॉड्यूल को कनेक्ट करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज किया गया रहता है, और दूसरा जो होता है कि हमारा मीडिया मॉड्यूल जो रहते हैं या मीडिया कन्वर्टर जो रहता है उसमें भी हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज किया जाता है। सिग्नल को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए या फिर दूसरे सिस्टम से जब हमें सिग्नल कनेक्ट कराना रहता है, सिग्नल भेजना रहता है, तो वहाँ भी फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज किया जाता है। ये हाई कम्युनिकेशन के लिए रहता है, बहुत फास्ट डाटा ट्रांसमिशन का स्पीड इसका रहता है। उसके बाद कोएक्सियल केबल, जो भी हमें जितने टाइप्स के हमारे इसमें केबल यूज किए गए रहते हैं उसके बारे में भी हम बता देते हैं। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल के बाद कोएक्सियल केबल का भी इसमें यूज किया गया रहता है। तो कोएक्सियल केबल के बारे में हमने बताया था कि कंट्रोल नेट जो होता है उसको लिंक एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए यहाँ पे यूज किया गया रहता है। आपको आगे भी इसको समझाएंगे। उसके बाद इथरनेट केबल है। इथरनेट केबल का ये जो यूज होता है, इथरनेट मॉड्यूल तो इथरनेट स्विच कनेक्शन है। यहाँ पे जो इथरनेट मॉड्यूल लगे रहता है ये हमारे इथरनेट मॉड्यूल है। तो इस इथरनेट मॉड्यूल से जो इथरनेट स्विच रहता है उनके बीच में कनेक्शन करने के लिए इथरनेट केबल का यूज किया गया रहता है। उसके बाद जो इथरनेट स्विच होता है, इथरनेट स्विच से जो हमारे कंप्यूटर का CPU होता है वहाँ तक सिग्नल को देने के लिए भी हमारे इथरनेट केबल का ही यूज किया गया रहता है। उसके बाद होता है प्रोफिबस केबल। तो देखिए प्रोफिबस केबल होता है, ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल होता है फॉर फील्ड बस कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन RS485 यूज्ड DB9 एंड M12 कनेक्टर, यानी कि फील्ड बस कम्युनिकेशन कराने के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल का ये जो होता है वो यूज किया गया रहता है प्रोफिबस केबल का। उसके बाद होता है मोडबस केबल। तो इन प्रोफिबस या मोडबस जो होता है दोनों में से कोई एक ही यूज किया गया रहता है। अगर प्रोफिबस किया जाता है तो मोडबस नहीं किया जाता है, मतलब दोनों आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही कम्युनिकेशन के लिए रहता है। तो दोनों ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, ये होता है फील्ड बस कम्युनिकेशन के लिए और बेस्ड ऑन 485 स्टैंडर्ड, यानी कि RS485 स्टैंडर्ड जो होता है उस पर बेस्ड होता है। जो मोडबस केबल होता है ये भी ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए रहता है और ये जो होता है बेस्ड ऑन RS232 एंड RS485। तो देखिए प्रोफिबस जो केबल होता है वो ओनली RS485 स्टैंडर्ड पे बेस्ड होता है और जो मोडबस जो होता है वो RS232 एंड RS485 दोनों स्टैंडर्ड पे बेस्ड होता है, दोनों स्टैंडर्ड पे ये काम कर सकता है। और इसमें जो कनेक्टर यूज किया जाता है तो जो प्रोफिबस होता है उसमें DB9 या फिर M12 कनेक्टर का यूज किया जाता है और जो प्रोफिबस केबल होता है उसमें DB9 और या फिर RJ45 कनेक्टर का यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर या फिर फर्मवेयर। तो दोस्तों जो भी हमारे PLC होते हैं वो केवल हार्डवेयर से तो चलेगा नहीं, तो उस हार्डवेयर के साथ उसमें सॉफ्टवेयर का भी जरूरत पड़ता है उसके लॉजिक को या फिर प्रोग्रामिंग को प्रोग्राम करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। तो देखिए जो हमारा अभी ये PLC जो है यहाँ पे PLC जो लगा हुआ है इसका मॉडल नंबर जो है 5572। तो ये कंट्रोल लॉजिक्स 5572 यानी 1756L70 सीरीज का जो हमारा PLC है इसमें जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो स्टूडियो 5000 एंड RS लॉजिक्स 5000, ये 2 टाइप के हमें सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं।
फॉर क्रिएट लॉजिक्स एंड प्रोग्राम, यानी कि लॉजिक्स और प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए स्टूडियो 5000 या फिर RS लॉजिक्स 5000 जो सॉफ्टवेयर होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे देखो दोस्तों इस पूरे PLC का जो हमारा एलन ब्रेडली का PLC है 1756 L70 सीरीज का जो एक PLC होता है उसके में क्या क्या पार्ट्स लगे रहते हैं उनके बारे में हमने बताया। अब इसके बारे में एक एक करके पूरा डीपली समझेंगे। जैसे कि हमने बैक प्लेन के बारे में समझा दिया, बैक प्लेन या चेसिस क्या होता है, स्लॉट क्या होता है। उसके बाद पावर सप्लाई मॉड्यूल के बारे में भी बताया कि पावर सप्लाई मॉड्यूल जो होता है इनपुट में AC सप्लाई लेगा, और जो भी हमारे मॉड्यूल्स होते हैं PLC के DI मॉड्यूल, DO मॉड्यूल्स और कम्युनिकेशन मॉड्यूल, नेटवर्क मॉड्यूल, उन सबको पावर सप्लाई की जो नीड है 24 वोल्ट पावर सप्लाई की जो ज़रूरत है वो पूरी कराएगा। उसके बाद हमारा CPU है यानी कंट्रोल लॉजिक्स 5572। तो जो 1756 L70 सीरीज जो होता है ये मेन हमारा सीरीज है PLC का। मॉडल नंबर भी आपसे पूछा जाए तो यही बताना है आपको, 1756 L70। तो L70 में मतलब ये जो हम PLC हमने इंस्टॉल किया है ये L72 है, X के जगह पर 2 है, यानी L72 है। L71 भी आता है, 72 भी आता है, 73 भी आता है, इसीलिए X लगा रहता है कि इसके कई सारे मॉडल आते हैं। तो ये जो प्रेजेंटली हम जिस पे बात कर रहे हैं ये हमारा 1756 L72 मॉडल नंबर है। तो इसके अंदर जो हमारा CPU जो यूज किया था वो CPU जो होता है वो होता है कंट्रोल लॉजिक्स 5572, ये CPU का मॉडल नंबर होता है। तो जो CPU होता है 5572 इसके बारे में चलिए बात करते हैं। इसके मॉडल नंबर जो है इसके बारे में पूरा डीपली आपको समझाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लगा रहता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि आपको एक वीडियो में ही पूरा चीज़ बता देंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल लॉजिक्स 5572 1756 L70 सीरीज का जो हमारा कंट्रोलर या फिर जो CPU है। तो ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये दो यहाँ पे पिक्चर है, इसके अंदर एक की लगा हुआ था। ये जो की है यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, तो इसके बारे में समझेंगे कि क्यों इतना सारा इसमें फंक्शन रहता है, क्या सबका काम रहता है। तो चलिए शुरू से इसमें देखते हैं। कंट्रोल लॉजिक्स 5572 इसके ऊपर यहाँ पे टैग लगाया गया रहता है, देखिए कंट्रोल लॉजिक्स 5572। तो सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, कम्युनिकेशन मॉड्यूल एंड स्पेशल मॉड्यूल। ये जो हमारे कंट्रोलर या फिर जो CPU जो होता है वो वाइड रेंज इनमें इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स को सपोर्ट करता है। कम्युनिकेशन मॉड्यूल यानी जो स्पेशल मॉड्यूल जो होता है इनको ये सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा कैपेसिटर बेस्ड एनर्जी स्टोरेज मॉड्यूल यानी कि ESM विथ कैप एंड लॉकिंग, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर बेस्ड जो होता है इसमें एक एनर्जी स्टोरेज मॉड्यूल लगाया गया रहता है जो कि एनर्जी को स्टोर करने के लिए, मान लीजिए इसका पावर फेल हो जाता है तो इसका एनर्जी को स्टोरेज करने के लिए यहाँ पे एक एनर्जी स्टोरेज मॉड्यूल लगाया गया रहता है। यानी कि बोला जाए तो बैटरी भी इसमें इंस्टॉल किया गया रहता है, जो कि ये जो कैप है आप इसको हटाएंगे तो उसमें देखने को आपको मिलेगा इसके अंदर जो बैटरी लगा रहता है, तो उसको बोलते हैं ESM यानी एनर्जी स्टोरेज मॉड्यूल। तो वो जो रहता है उसको कैप और लॉकिंग के साथ इसमें इंस्टॉल किया गया रहता है। इसके बाद है 1 GB नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर सिक्योर डिजिटल कार्ड फॉर डाटा रिटेंशन, यानी कि इसमें जो हम प्रोग्राम करते हैं, जो लॉजिक क्रिएट करते हैं तो उस लॉजिक को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी इसमें 1 GB का नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो इंस्टॉल किया गया रहता है। तो 1 GB नॉन वोलेटाइल मेमोरी या यानी कि सिक्योर डिजिटल यानी कि SD कार्ड इसमें लगाया गया रहता है डाटा को रिटेंशन करने के लिए, यानी कि डाटा को सिक्योर करने के लिए। उसके बाद 4 MB जो होता है उसमें यूजर मेमोरी होता है, 0.9 MB इसका IO मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट मेमोरी। उसके बाद कंट्रोलर की, जो यहाँ पे देखिए की का यूज किया जाता है इस कंट्रोलर की। तो कंट्रोलर की का यूज क्यों किया गया था, देखिए कंट्रोलर की होता है वो हमारा सिलेक्टिकल होता है फॉर सिलेक्शन ऑफ कंट्रोलर मोड्स, यानी जो कंट्रोलर होते हैं इसमें 3 हमारे मोड होते हैं, रन का, टेस्ट का, प्रोग्राम का। ये जो जहाँ पे की लगा हुआ है इस की के यहाँ पे ऊपर की तरफ इसमें तीनों मोड लिखे गए रहते हैं। कंट्रोलर रन मोड में रहेगा कि टेस्ट मोड में है कि प्रोग्रामिंग मोड में है, किस मोड में आपको रखना है उसका सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे की का यूज किया जाता है। अगर हमारा रन मोड में है तो यानी कि जो हमारा CPU है वो प्रॉपरली अभी काम कर रहा है PLC के साथ, और अगर अभी टेस्ट मोड में है तो यानी कि CPU जो है यानी PLC जो हमारा स्टाफ है पूरा और टेस्ट मोड में इसको रखा गया है। और प्रोग्रामिंग मोड का मतलब ये हो गया कि सिस्टम जो है अभी हम प्रोग्रामिंग मोड में रखें, इसमें कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं लॉजिक के थ्रू, इसमें कुछ प्रोग्रामिंग किया जा रहा है, तो इसीलिए इसमें 3 मोड दिया गया रहता है। तीनों मोड को सिलेक्शन करने के लिए इसमें चाबी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद 1 नंबर USB पोर्ट पर कनेक्टिंग प्रोग्रामिंग डिवाइस,
यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट दिया गया रहता है दोस्तों। ये जो यूएसबी पोर्ट है, यहाँ से यूएसबी पोर्ट इसलिए दिया गया रहता है कि वहाँ से आप जो हम कम्युनिकेशन डिवाइस जो प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है, यानी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जो हमें कनेक्ट करना रहता है, तो इसको प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे उसका केबल कनेक्ट किया जाता है। यूएसबी केबल कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट दिया गया रहता है। उसके बाद 4 डिजिट स्क्रॉलिंग डिस्प्ले फॉर स्टेटस शोइंग, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो एक डिस्प्ले दिया गया रहता है, स्क्रॉलिंग डिस्प्ले। स्क्रॉलिंग डिस्प्ले का मतलब होता है कि इस पर चलता रहेगा, जो भी लिखेगा वो लेफ़्ट से राइट या फिर राइट से लेफ़्ट में लिखते जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्क्रॉलिंग। तो ये 4 डिजिट स्क्रॉलिंग डिस्प्ले होता है, वो स्टेटस शो करता है। ये तो स्टेटस में क्या होता है, क्या क्या शो करेगा, यहाँ पे नीचे देखिए स्क्रॉलिंग स्टेटस डिस्प्ले में क्या क्या शो करेगा। यानी एलईडी यहाँ पे डिस्प्ले जो लगा रहता है उसमें एक तो पहला चीज़ है कि सॉफ्टवेयर या फिर फर्मवेयर का वर्जन शो करेगा, यानी कि जो सॉफ्टवेयर इसमें डाला गया है उसका वर्जन दिखाएगा। उसके बाद ईएसएम का स्टेटस, ईएसएम यानी एनर्जी स्टोरेज मॉड्यूल जो लगा रहता है उसका स्टेटस बताएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट स्टेटस के बारे में मतलब ये हो गया कि कहाँ पे इसका इंस्टॉल किया गया रहता है, वो चीज़ इसके बारे में पूरा डाला गया रहता है, तो वो भी इसमें स्क्रॉलिंग करके बताता रहता है। उसके बाद मेजर फॉल्ट ऑफ कंट्रोलर, यानी कंट्रोलर में अगर कुछ मेजर फॉल्ट आता है तो वो भी इसमें लिखता रहता है। तो ये स्क्रॉलिंग स्टेटस डिस्प्ले रहता है इसमें। उसके बाद हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 नंबर इंडिकेशन एलईडी फॉर इंडिकेटिंग ऑफ रन फोर्स एचडी एंड ओके। देखिए इसमें 4 नंबर आपको एलईडी इंडिकेशन दिया गया रहता है, चारों का अलग अलग काम रहता है। अब चारों का देखिए यहाँ पे हमने काम यहाँ पे दिखा दिया है कि चारों का एक रन के लिए रहता है, एक फोर्स के लिए रहता है, एक एचडी के लिए रहता है, एक ओके का रहता है। तो रन वाला रहता है। अब ग्रीन कलर का यहाँ पे रहता है। अगर ग्रीन कलर का देखिए ऑफ रहेगा तो प्रोग्रामिंग या फिर टेस्ट मोड में है। अगर ये ग्रीन कलर वाला ऑन रहेगा तो यानी कि रन मोड में है। जैसे कि यहाँ पहला वाला एलईडी जो देखिए अभी ऑन है, ग्रीन कलर में है, यानी कि रनिंग मोड में है, यानी पीएलसी हमारा रनिंग है। तो इसी तरीके से अगर ये ऑफ रहेगा, नहीं जलेगा, तो यानी प्रोग्रामिंग या फिर टेस्ट मोड में है। अगर इस चाबी से आप इसको टेस्ट मोड में डालते हैं या फिर प्रोग्रामिंग मोड में डालते हैं तो फर्स्ट वाला जो एलईडी जो है वो आपका ऑफ हो जाएगा। और अगर ऑन है, जब आप केवल रन मोड में रखेंगे तभी ये ऑन रहेगा। उसके बाद फोर्स है, सेकेंड वाला जो एलईडी है वो फोर्स का रहता है, तो ये स्काई कलर का रहता है। तो अगर ये ऑफ रहेगा तो नो एनी आईओ फोर्स, यानी कि कोई भी अभी फोर्स नहीं किया गया रहता है। अगर ये ऑन हो जाता है तो ऑन होने का मतलब होता है कि आईओ फोर्स आर एक्टिव। और अगर फ्लैशिंग करता है, फ्लैशिंग का मतलब ऑन ऑफ हो रहा है, तो एक या फिर एक से ज़्यादा इनपुट आउटपुट जो सिग्नल जो है उसको फोर्स किया गया रहता है। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है एसडी कार्ड। एसडी कार्ड यानी कि जिसमें मेमोरी जो लगा रहता है उसका इंडिकेशन के लिए रहता है, कि उसका स्टेटस के लिए। तो ये क्या है, ग्रीन एंड रेड। तो ग्रीन एंड रेड कलर का जलता है। अगर देखिए ऑफ रहेगा तो नो एक्टिविटी एंड एसडी कार्ड, यानी जो हमारे मेमोरी है उस पर कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर बंद है तो देखिए अभी ये बंद है, यानी कि मतलब इस पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है। अगर फ्लैशिंग ग्रीन, यानी ग्रीन कलर का अगर फ्लैशिंग हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, तो यानी कि कंट्रोलर इज रीडिंग या फिर राइटिंग। जो हमारा कंट्रोलर है वो रीड कर रहा है या फिर कुछ राइट कर रहा है एसडी कार्ड पे। तो फ्लैशिंग ग्रीन का मतलब हो गया। अगर फ्लैशिंग रेड है, यानी रेड अगर फ्लैश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि डज नॉट हैव वैलिड फाइल सिस्टम, यानी कि एसडी कार्ड पे कोई वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है। अगर रेड कलर का हाई हो जाए, रेड कलर का अगर कंटिन्यूस जलने लगा, ऑन हो गया, इसका मतलब हो गया कि डज नॉट रिकॉग्नाइज एसडी कार्ड, यानी कि जो हमारे एसडी कार्ड इसमें इंस्टॉल हो गया है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा। उसी तरीके से ओके का एलईडी लगा रहता है लास्ट वाला 4 नंबर पे। तो ओके वाला भी ग्रीन और रेड कलर में जलता है। तो अगर देखिए ऑफ है, कोई सी कलर में भी नहीं जल रहा है, तो यानी कि नो पावर। तो ये पावर सप्लाई का स्थिति बताता है कंट्रोलर का। देखिए अभी ग्रीन कलर में जल रहा है। तो अगर फ्लैशिंग ग्रीन है तो ऑपरेटिंग नॉर्मली, और फ्लैशिंग रेड है तो मेजर फॉल्ट ऑन फर्मवेयर या फिर अपग्रेड। तो अगर देखिए ग्रीन कलर का फ्लैशिंग हो रहा है तो इसका मतलब ऑपरेटिंग नॉर्मली, ये अगर ग्रीन कलर में जल रहा है, बंद हो रहा है, तो जो है हमारा सीपीयू जो है वो नॉर्मली ऑपरेट हो रहा है, सही से चल रहा है। अगर रेड कलर का फ्लैशिंग होने लगा इसका मतलब कि कोई मेजर फॉल्ट है या फिर जो सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब ये रहता है। तो उसके अलावा दोस्तों ये जो हमारे कार्ड और मॉड्यूल जो होता है, इस मॉड्यूल के लेफ्ट या फिर राइट साइड में हमारा नेट, इसका जो आईपी एड्रेस कनेक्ट सेट करने के लिए 2 हमारे नोब दिए गए रहते हैं। जितने भी इसमें मॉड्यूल सेट किए जाते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए आईपी एड्रेस इसमें सेट किया गया रहता है।
तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एक लॉकिंग दिया गया रहता है। ये जो लॉकिंग है इससे आप पुश करेंगे तो ये जो कवर होता है ये खुल जाता है, और खुलने के बाद इसमें जो भी हमारे ESM या भी जो मॉड्यूल एनर्जी स्टोरेज मॉड्यूल जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो वो एनर्जी स्टोरेज मॉड्यूल जो है वो रिप्लेसमेंट टाइप का रहता है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए आपको इसको पावर सप्लाई को ऑफ करके तभी किया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि कम्युनिकेशन सपोर्ट। तो देखिए ये जो हमारा CPU है या फिर जो प्रोसेसर है वो कौन कौन सा कम्युनिकेशन इसमें सपोर्ट कर सकता है। तो देखिए ईथरनेट सपोर्ट कर सकता है, ईथरनेट कम्युनिकेशन सपोर्ट कर सकता है, डिवाइस नेट कम्युनिकेशन से सपोर्ट कर सकता है, और कंट्रोल नेट कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर सकता है। यानी कि 3 टाइप का जो कम्युनिकेशन है वो उसको ये सपोर्ट कर सकता है। तो ये हो गया इसका जो एलन ब्रैडली का PLC है 1756L72 जो मॉडल नंबर है उसका जो कंट्रोलर या फिर CPU है उसके बारे में। अब CPU के बारे में बात दोस्तों नेक्स्ट है जो यहाँ पे कम्युनिकेशन या फिर इंटरफेस मॉड्यूल। तो देखिए कम्युनिकेशन या फिर इंटरफेस मॉड्यूल के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन या फिर इंटरफेस मॉड्यूल यहाँ पे जो है कंट्रोल नेट मॉड्यूल है, क्योंकि इसमें कंट्रोल नेट जो कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज किया जा रहा है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो कंट्रोल नेट है तो उसका यूज किया जाता है, तो इसलिए कंट्रोल नेट मॉड्यूल भी बोला जाता है। इसके में भी एक USB दिया गया रहता है, इसको प्रोग्राम करने के लिए इसका IP एड्रेस वगैरह जो भी सेट करना रहता है उसके लिए इसमें USB पोर्ट एक इसमें दिया गया रहता है। नीचे जो दिया गया रहता है वो केबल कनेक्टर रहता है। तो ये जो केबल कनेक्टर होता है दोस्तों इसको हम बोलते हैं BNC कनेक्टर। इसमें जो खास तरह का एक कनेक्टर का लगा रहता है इसको BNC कनेक्टर बोला जाता है। यूज टू कनेक्ट कोएक्सियल RF केबल कनेक्टर, यूज टू कनेक्ट कोएक्सियल RF केबल। तो यहाँ पे जो कोएक्सियल जो होता है, कोएक्सियल RF केबल जो होता है उनको कनेक्ट करने के लिए खास तरीके का एक BNC कनेक्टर का ही यूज किया जाता है, तो इसको ये BNC कनेक्टर बोला जाता है। तो ये BNC कनेक्टर नीचे हो गया, 2 रहता है, एक A होता है एक B होता है, 2 इसमें दिए गए रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे USB क्या हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी एक स्क्रॉलिंग डिस्प्ले दिया गया रहता है जो कि इसका स्टेटस बताता रहेगा स्क्रॉलिंग, और 3 इंडिकेशन LED इसमें दिए गए रहते हैं। एक ओके का है और जो 2 ये रहता है सिग्नल पोर्ट के रहता है A और B का, जो कम्युनिकेशन A और B है प्राइमरी और सेकेंडरी उसके लिए यहाँ पे 2 LED इंडिकेशन दिए गए रहते हैं। और यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से कम्युनिकेशन मॉड्यूल या फिर इंटरफेस मॉड्यूल एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। तो ये चीज़ आप देखेंगे, ये जो फोटो में हमने आपको दिखाया था कि ये चीज़ क्या लगा रहता है, ये कंट्रोल नेट सेगमेंट आपको एक बार ऊपर दिखाते हैं। ये चीज़ जो है यहाँ पे आपको PLC में जब देखने एलन ब्रैडली के PLC में आप इसको देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये चीज़ है क्या। तो इसको कंट्रोल नेट सेगमेंट बोलते हैं। एक प्रकार से कोएक्सियल केबल का ये लिंक होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते जाते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होता जाता है, और इसमें कोएक्सियल केबल का कनेक्ट का यूज करके एक दूसरे के साथ लिंक किया जाता है। यही जो लगा रहता है सेगमेंट, ये कंट्रोल नेट का सेगमेंट है जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए कंट्रोल नेट सेगमेंट है, यहाँ पे डस्ट कैप लगा रहता है, और ये देखिए सेगमेंट 1 हो गया, ये सेगमेंट 2 हो गया, ये सेगमेंट हो गया। इसके दोनों साइड से कोएक्सियल केबल एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, और जितना भी कंट्रोल नेट इसमें लगेगा एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली पूरा कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। रिडंडेंट मीडिया को भी इसमें कनेक्ट कर दिया गया है। रिडंडेंट एक होता है रिडंडेंट मीडिया के लिए और एक होता है कंट्रोल नेट के लिए। तो दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए दोनों के लिए इसका सेगमेंट का यूज किया गया रहता है। अगर रिडंडेंसी मीडिया है उसको भी कंट्रोल नेट के साथ में अगर आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी कंट्रोल नेट रिडंडेंसी या फिर कंट्रोल नेट लिंक जो है उसका यूज किया जाता है। तो इसको हम कंट्रोल नेट सेगमेंट बोलते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कंट्रोल नेट सेगमेंट बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया रहता है कि जो कंट्रोल नेट लगा रहता है, इस कंट्रोल नेट में से 2 चीज़ निकला हुआ है। एक रिडंडेंसी मीडिया है, ऑप्शनल रहता है, और जो दूसरा रहता है वो कंट्रोल नेट लिंक है, वो उसमें कनेक्ट किया गया रहता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, देखिए अलग अलग नोड में 3 यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 नोड में हमारे अगर लगे हुए हैं तो तीनों नोड को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ही कंट्रोल नेट लिंक का यहाँ पे यूज किया गया रहता है। तो एलईडी इंडिकेशन की बात कर लेते हैं कि इसमें जो एलईडी इंडिकेशन दिया गया रहता है उसका क्या क्या काम रहता है। तो एलईडी इंडिकेशन ए और बी, तो देखिए ए और जो बी रहता है, ए जो रहता है वो ग्रीन कलर
रेड और ग्रीन दो कलर का रहता है, यानी कि एक ही एलईडी दो कलर में जलेगा, रेड में भी जलेगा, ग्रीन कलर का भी जलेगा। तो अगर देखिए ए और बी जो रहता है वो चैनल का स्टेटस रहता है, और ओके वाला जो एलईडी रहता है वो मॉड्यूल का स्टेटस रहता है। तो अगर देखिए ऑफ है तो यानी पावर फेल है, अगर रेड है तो फॉल्ट है, ग्रीन है तो ओके या फिर नॉर्मल है। यानी जो ओके वाली जो मॉड्यूल है, यानी मॉड्यूल का जो स्टेटस वाला जो एलईडी है, अगर वो ऑफ है, बंद है, तो यानी पावर इसका फेल है। अगर वो रेड कलर का जल रहा है तो इसके अंदर कोई फॉल्ट है, अगर ग्रीन है तो यानी वो ओके है। बाकी चैनल स्टेटस वाला है, तो चैनल का स्टेटस बताता है कि अगर दोनों ग्रीन है तो दोनों जो चैनल हैं वो हमारे ओके हैं, अगर कोई एक रेड है तो इनमें कोई फॉल्ट है। उसके बाद 4 डिजिट स्क्रॉलिंग स्टेटस डिस्प्ले जो रहता है वो डिस्प्ले मॉड्यूल स्टेटस, ये जो मॉड्यूल है इनका स्टेटस यहाँ पे डिस्प्ले करता रहता है स्क्रॉलिंग करके। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो ये जो कंट्रोल नेट डिवाइस जो लगा रहता है, इस कंट्रोल नेट डिवाइस में कॉमन इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी कि CIP का यूज़ किया गया है। उसके बाद ये बात हमने यहाँ पे कनेक्टर की बताया कि इसमें जो कनेक्टर यूज किया गया है वो होता है BNC कनेक्टर, जो कि कोएक्सल RF केबल जो होता है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज किया गया रहता है। उसके बाद राइट साइड सेटिंग नोब यूज टू मॉड्यूल नेटवर्क एंड एड्रेस सेटिंग, यानी कि राइट साइड में यहाँ पे देखेंगे तो दो नोब यहाँ पे दिया गया रहता है। ये जो दोनों नोब रहता है उसका एड्रेस और IP एड्रेस या फिर मॉड्यूल का जो नेटवर्क सेटिंग होता है उसको सेट करने के लिए दोनों नोब का यूज किया जाता है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों कम्युनिकेशन मॉड्यूल या फिर इंटरफेस मॉड्यूल, जिसको हम कंट्रोल नेट मॉड्यूल भी बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो आ जाएंगे हम ईथरनेट मॉड्यूल पे। तो जो ईथरनेट मॉड्यूल है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ईथरनेट मॉड्यूल 1756 EN2T, तो EN3T भी आता है लेकिन इसमें EN2T का मॉड्यूल का यूज किया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ईथरनेट मॉड्यूल का काम हमने बताया था कि ईथरनेट मॉड्यूल का काम रहता है कि जो नोड होता है, नोड में एक नोड का जो सिग्नल होता है या फिर जो एक PLC का जो एक पैनल का जो सिग्नल होगा ईथरनेट के थ्रू हमारे ईथरनेट स्विच जो लगा रहता है वहाँ से सिग्नल को भेजने के लिए काम किया गया रहता है ईथरनेट मॉड्यूल का। तो ईथरनेट मॉड्यूल में भी सेम उसी तरीके का स्क्रॉलिंग डिस्प्ले लगा रहता है जो कि इसका स्टेटस बताता रहेगा। उसके बाद 3 LED लगे हुए हैं इसमें, तो एक लिंक का रहता है, एक नेटवर्क का रहता है, एक ओके का रहता है। तो ओके वाला इसका स्टेटस बताएगा कि मॉड्यूल ओके है कि फॉल्ट है कुछ। उसके बाद NET लिखा है, तो नेट वाले का काम रहता है कि नेटवर्क का स्टेटस बताएगा, और जो लिंक वाला जो LED रहेगा वो ईथरनेट जो है वो लिंक है कि नहीं है उसका स्टेटस बताएगा। अगर ग्रीन है तो ईथरनेट जो है इसके साथ में लिंक है, अगर रेड है तो यानी कि लिंक नहीं है। उसी तरीके से नेटवर्क वाला है, अगर रेड है तो यानी कि नेटवर्क स्टेटस भी इसमें फॉल्ट है, कुछ नेटवर्क इसका फेल है। और ओके वाला अगर ओके है तो यानी मॉड्यूल जो है वो ओके है, इसमें पावर फेलर अगर हो जाएगा तो ये रेड जल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे भी एक USB कनेक्टर प्रोवाइड किया गया रहता है इसमें कुछ प्रोग्राम करने के लिए या फिर सेटिंग करने के लिए यहाँ पे एक USB पोर्ट दिया गया रहता है। और नीचे इसमें ईथरनेट पोर्ट दिया गया रहता है ईथरनेट केबल कनेक्ट करने के लिए। उसके अलावा दोस्तों इसमें देखेंगे तो इसमें भी राइट साइड में 3 हमारे नोब दिया गया रहता है नेटवर्क एंड एड्रेस सेटिंग करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो 3 इसमें भी नोब दिया गया रहता है। तो ये ईथरनेट मॉड्यूल है, ईथरनेट मॉड्यूल में भी हमारे नोब दिया गया रहता है। और देखिए इसको इंस्टॉल करने के लिए पीछे हमारे पूरे इसी के अंदर पूरे कार्ड लगे रहते हैं, और पीछे जो है इसका कनेक्टर रहता है। इस कनेक्टर के थ्रू ये हम इसके बैक प्लेन या फिर चेसिस पे इंसर्ट कर देते हैं, तो पूरा जो पीछे बैक इलेक्ट्रॉनिक्स बैक प्लेन जो होता है उसके साथ एक कनेक्ट हो जाता है, और पूरा पावर्ड भी हो जाता है और सिग्नल एक दूसरे के साथ इसके सारे कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसका जो स्पीड है दोस्तों ईथरनेट जो मॉड्यूल है इसका स्पीड की हम बात करेंगे तो 10 से 100 Mbps का इसका स्पीड होता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये ईथरनेट मॉड्यूल हो गया। ईथरनेट मॉड्यूल के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रिडंडेंसी मॉड्यूल 1756 RM2। तो ये रिडंडेंसी मॉड्यूल जो है जो एलन ब्रैडली के PLC में जो यूज किया जाता है, इसके ऊपर देखिए लिखा भी है रिडंडेंसी मॉड्यूल। और रिडंडेंसी मॉड्यूल में यहाँ पे भी स्क्रॉलिंग डिस्प्ले लगा हुआ है जो कि रिडंडेंसी मॉड्यूल के स्टेटस को दिखाएगा कि सिंक्रोनाइज है कि नहीं है, यानी कि या ये भी दिखाएगा कि प्राइमरी में चल रहा है कि सेकेंडरी में चल रहा है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाता रहेगा। उसके बाद LED इंडिकेशन यहाँ पे 3 दिए गए रहते हैं। एक होता है ओके का जो मॉड्यूल का दिखाएगा मॉड्यूल ओके है कि पावर फेल है कि जो भी है। उसके बाद 2 चैनल यहाँ पे दिए गए रहते हैं, चैनल 1 और चैनल 2 का स्टेटस दिखाएगा।
तो चैनल 1 कम्युनिकेशन स्टेटस और चैनल 2 कम्युनिकेशन स्टेटस, यानी कि जो रिडंडेंसी मॉड्यूल है दोस्तों, वो रिडंडेंसी मॉड्यूल में भी 2 चैनल दिए गए रहते हैं। कि मान लीजिए एक तो होगा कि अगर आपका सिस्टम लगा है प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी सिस्टम फेल हुआ तो सेकेंडरी सिस्टम पे आपको लेके जाना है। लेकिन मान लीजिए रिडंडेंसी जो मॉड्यूल है, वो रिडंडेंसी मॉड्यूल में भी अगर कोई एक ही अगर चैनल दिए रहते तो अगर ये भी फेल हो जाता तो रिडंडेंसी भी नहीं ले पाता। इसीलिए इसमें भी 2 चैनल दिए गए रहते हैं कि एक चैनल अगर इसका फेल होता है तो दूसरा चैनल उसका काम करेगा। तो 2 चैनल इसमें दिए गए रहते हैं। और यहाँ पे जो कनेक्टर यूज किए गए रहते हैं वो LC कनेक्टर यूज किए जाते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल के लिए। फाइबर ऑप्टिकल का ही यूज किया गया रहता है तो रिडंडेंसी मॉड्यूल के लिए। जैसा कि आप देखेंगे ये रिडंडेंसी मॉड्यूल है, दोनों रिडंडेंसी मॉड्यूल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज किया जाता है। तो ये जो फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होता है, इनको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर जो यूज किया जाता है वो कई सारे कनेक्टर आते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पे SC कनेक्टर जो कि पुश पुल टाइप का रहता है, उसके बाद LC कनेक्टर जिसको हम लूसेंट कनेक्टर बोलते हैं, और ST होता है स्ट्रेट टिप कनेक्टर, FC कनेक्टर होता है फेरुल कनेक्टर। ऐसे कर करके हमारे 6 टाइप के इसमें कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें जो अभी कनेक्टर यूज़ किया गया होता है वो LC कनेक्टर का यूज़ किया गया रहता है। तो ये LC कनेक्टर है फाइबर ऑप्टिकल केबल को इसमें कनेक्ट करने के लिए रिडंडेंसी मॉड्यूल में। तो देखिए इसका जो कम्युनिकेशन स्पीड है, कम्युनिकेशन का स्पीड जो रहता है इसका 100 Mbps का रहता है। उसके बाद जो रिडंडेंसी टाइम रहता है वो रिडंडेंसी टाइम 20 मिलीसेकेंड या फिर लेस। यानी देखिए ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा रिडंडेंसी होता है, यानी अगर प्राइमरी सिस्टम, यहाँ प्राइमरी सिस्टम और सेकेंडरी सिस्टम का मतलब ये रहता है दोस्तों कि एक ही PLC में जो हमारे पावर सप्लाई मोड और CPU रहता है और जो कंट्रोल नेट और इथरनेट जो रहता है, इनके 2 सेट लगा दिए जाते हैं। और 2 सेट ये रहता है कि मान लीजिए अगर आपका एक सेट में कोई प्रॉब्लम आता है तो PLC फेल ना हो, आपका फील्ड ना रुके, प्लांट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसीलिए इसी का सेम टू सेम एक और यहाँ पे काफ़ी एक इसका स्टैंड बाई लगा दिया जाता है कि ये जो सिस्टम में अगर कुछ फॉल्ट आता है तो यही पूरा का पूरा जो इसमें प्रोग्राम किया गया रहता है, इसका पूरा का पूरा डाटा ये ले लेगा, ये स्टैंड बाई में ये काम करने लगेगा कुछ ही मिली सेकेंड में। तो इसका जो हैंडओवर का या इसे जो टेक ओवर होने का टाइम जो लग रहता है उसी को हम बोलते हैं रिडंडेंसी टाइम। तो जो रिडंडेंसी टाइम जो होता है वो 20 मिली सेकेंड या फिर उससे भी कम रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये जो रिडंडेंसी टाइम जो है उसको आपको याद रखना है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। उसके बाद 2 पोर्ट फॉर 2 चैनल कम्युनिकेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी विथ फाइबर ऑप्टिकल केबल, यानी कि 2 इसमें दिए गए रहते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी चैनल दिए गए रहते हैं। तो एक होता है चैनल 1, एक होता है चैनल 2। उसके बाद LC टाइप कनेक्टर हमने बता दिया कि FOC कनेक्शन करने के लिए एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। यानी कि इसमें जो 2 चैनल हम यूज कर रहे हैं वो एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। जैसे मान लीजिए आप इसको पहले से ये काम कर रहा है तो ये अगर काम कर रहा है, अगर इसमें कुछ फॉल्ट आ गया इसमें आपको लेना है, तो इसीलिए 2 इसमें चैनल रहता है, एक ट्रांसमीटर का रहता है, एक रिसीवर का रहता है, एक सिग्नल इसमें से भेजता है, एक रिसीव करता है। तो इसीलिए 2 इसमें दिए गए रहते हैं। उसके बाद स्क्रॉलिंग स्टेटस डिस्प्ले के बारे में हमने बता ही दिया था। तो ये हमारा इंटरफेस मॉड्यूल ये हो गया जो रिडंडेंसी मॉड्यूल। तो रिडंडेंसी मॉड्यूल हो गया RM2। तो इसका काम क्या रहता है कि सिस्टम फेलियर के कंडीशन में जो स्टैंड बाय सिस्टम होता है उसको लाइन में ला लेना और PLC को इंटरप्शन से बचा देना। तो इसीलिए इसका रिडंडेंसी मॉड्यूल का यूज किया जाता है। तो एक यहाँ पे आपको 2 चीज़ मैंने याद रखना है कि जो रिडंडेंसी मॉड्यूल होता है, एक तो उसका जो रिडंडेंसी टाइम होता है वो 20 मिली सेकेंड या फिर उससे भी कम हो सकता है। और दूसरा चीज़ कि रिडंडेंसी मॉड्यूल में जो हम केबल यूज करते हैं एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के बीच में, वो होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल। ये 2 चीज़ आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं DI/DO मॉड्यूल पे। मेन यहाँ पे देखिए जो DI/DO मॉड्यूल यूज किया गया रहता है, यानी कि डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट के लिए जो हम मॉड्यूल इसमें यूज कर रहे हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिजिटल इस साइड में हमारा लेफ्ट साइड में लगा हुआ है डिजिटल मॉड्यूल यानी डिजिटल इनपुट मॉड्यूल, और राइट साइड में लगा हुआ है डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल। दोनों मॉड्यूल जो है हमारे 32 चैनल के हैं। तो 32 चैनल का जो मॉड्यूल है तो 32 चैनल का इंडिकेशन यहाँ पे LED लगाया गया रहता है। इसमें 32 ठो इसमें LED लगाया गया रहता है और साथ ही एक ओके का भी इसमें LED लगा रहता है। तो जो भी आपका चैनल इस पे हाई होगा वो इसका LED इसमें जल जाता है। मान लीजिए आपका चैनल 1 का इनपुट अगर हाई हुआ इस वाले में तो इसका 1 नंबर LED जो हाई हो जाएगा।
ये 0 से 31 तक का इसका इंडिकेशन रहता है, वो यानी फर्स्ट वाले चैनल को 0 से इंडिकेट किया जाता है और 32 यानी 32वां जो चैनल होता है उसको 31 से इंडिकेट किया गया रहता है। तो टोटल 0 से लेकर 31 तक यानी 32 चैनल जो है उसको इंडिकेट कराने के लिए इसमें 32 LED लगाया गया रहता है। उसके बाद इसमें एक ऑन ऑफ स्विच लगाया गया रहता है। वो ऑन ऑफ स्विच जो रहता है वो मॉड्यूल को ऑन और ऑफ करने के लिए रहता है। मान लीजिए आपको इसमें कुछ वायरिंग करना है तो इस मॉड्यूल को ऑफ करके इसमें वायरिंग कर सकते हैं या फिर खोल सकते हैं, तो उसके लिए एक ऑन ऑफ स्विच इसमें लगाया गया रहता है। चलिए बात करते हैं, देखिए रिमूवेबल टर्मिनल ब्लॉक, इनके अंदर जो हमारे टर्मिनल्स लगे रहता है जिसपे हम ये पूरे वायर जो कनेक्ट करते हैं वो वायर टर्मिनल जो होता है वो रिमूवेबल होता है। अगर आपका टर्मिनल खराब होता है तो आप उस टर्मिनल को चेंज कर सकते हैं कि वो निकलने वाला होता है। उसके बाद 32 चैनल यानी कि 16 पॉइंट या फिर 16 ग्रुप, ये जो 32 चैनल जो रहता है उनको ग्रुप में बांटते हैं तो उसको 16 ग्रुप में आते हैं, यानी एक ग्रुप में 2 रहते हैं तो 16 पॉइंट या फिर 16 ग्रुप यानी कि 32 चैनल मॉड्यूल विथ LED इंडिकेशन। उसके बाद लॉक अनलॉक स्विच, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे एक लॉक अनलॉक स्विच दिया गया रहता है दोनों में, चाहे DO हो चाहे DI हो। उसके बाद ओके इंडिकेशन LED, ओके इंडिकेशन LED जो हमारा बताता है कि मॉड्यूल जो हमारा ओके है या फिर फॉल्टी है। उसके बाद यहाँ पे 24 वोल्ट DC इनपुट पावर सप्लाई, तो यहाँ पे चाहे इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल दोनों जो है उनको 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई से इसको पावर अप किया गया है। और इसका जो पावर सप्लाई जो रेंज है वो 10 से 31 वोल्ट का रेंज है, यानी कि 10 से लेकर 31.2 वोल्ट के बीच में अगर इसको सप्लाई देते हैं तो ये पावर अप हो जाता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो इसको सप्लाई दिया गया है वो 24 वोल्ट पावर सप्लाई से इसको पावर अप किया गया है। उसके बाद इसका वायरिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो जो इसका जो वायरिंग डिज़ाइन जो दिया गया रहता है वो 1 ऑन सिग्नल पोर्ट, यानी कि इसका जो सिग्नल का जो पोर्ट है उस पर एक ही वायरिंग दिया गया रहता है। एक होता है दोस्तों कि 2 ऑन सिग्नल पोर्ट, यानी कि 2 वायरिंग वाला दिया गया रहता है, एक सिंगल वायरिंग वाला दिया गया रहता है। तो 2 वायरिंग वाले में क्या रहता है कि जो एक सिग्नल में जो 2 वायर जाते हैं वो दोनों वायर ही इस पर कनेक्ट रहेंगे। लेकिन ये सिंगल वायरिंग वाला है, यानी कि कॉमन अंदर से निगेटिव या फिर जो पॉजिटिव होगा वो कॉमन होगा और एक वायर जो है फील्ड से आएगा और इस पे आके कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंगल वायरिंग का ये डिजाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला जो इंडिकेशन कह रहा है वो देखिए इस तरीके से रहता है। ये DC इनपुट है यानी डिजिटल इनपुट वाला का रहता है, ये डिजिटल आउटपुट के लिए रहता है। यहाँ पे देखिए ये 0 से लेकर 31 तक इंडिकेशन के लिए LED दिया गया रहता है। जो भी आपका सिग्नल हाई होगा, यानी मान ली 1 नंबर चैनल पे अगर DI हाई हुआ तो 0 नंबर का जो LED होगा वो जल जाएगा। 1 नंबर का हाई होगा यानी 2 नंबर चैनल हाई होगा तो 1 नंबर का LED जल जाएगा। तो उसी तरीके से ये ओके वाले भी एक LED दिया गया रहता है। अगर आपका मॉड्यूल जब ओके रहेगा तो ओके वाला LED हमारे यहाँ पे जलता रहेगा। और ये यहाँ पे एक स्विच रहता है जो लॉक और अनलॉक करने के लिए, मॉड्यूल को लॉक कर देंगे तो मॉड्यूल के काम नहीं करेगा और अनलॉक करेंगे तब जाके फिर काम करेगा। तो उसी सेम टू सेम इसी तरीके से डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल जो रहता है उसमें भी इसी तरीके से रहता है। तो ये 32 चैनल के मॉड्यूल हैं डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट के। अब इसमें एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये देना है कि देखिए जो इनपुट जो मॉड्यूल है यानी डिजिटल इनपुट मॉड्यूल जो है इनमें इनपुट डिले टाइम की हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका जो सिग्नल हाई हो रहा है, डिजिटल इनपुट कोई अगर हाई हो रहा है सिग्नल, तो उसका जो ऑफ से ऑन टाइम जो लगता है डिले टाइम जो है वो 350 माइक्रो सेकेंड जो होता है नॉर्मल और 1 मिली सेकेंड जो होता है वो होता है मैक्सिमम। यानी अगर आपका सिग्नल जो होता है हाई होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई 1 नंबर चैनल है, 1 नंबर चैनल आपका बंद है अभी और 1 नंबर सिग्नल अगर हाई होता है इस चैनल पे तो उसके बीच में जो डिले टाइम लेगा ये उसको हाई कराने के लिए तो वो 350 माइक्रो सेकेंड लेता है। ये देखिए बहुत मतलब कम रहता है इसकी टाइमिंग। या मैक्सिमम जो रहेगा वो 1 मिली सेकेंड रहेगा, 1 सेकेंड भी नहीं रहता, मिली सेकेंड में या फिर माइक्रो सेकेंड में रहता है। उसके बाद ये ऑफ से ऑन का टाइम होता है। उसके बाद ऑन से ऑफ की टाइम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक बार हाई हो गया और फिर से हाई से होने पर फिर से अगर सिग्नल लो होता है, फील्ड में लो हुआ तो यहाँ पे जो लो होने में डिले लगेगा, आप ऑन से फिर ऑफ होने में जो टाइम लगेगा वो 540 माइक्रो सेकेंड नॉर्मली एंड 2 मिली सेकेंड मैक्सिमम। यानी कि ऑफ से ऑन होने में सिग्नल हाई होने में टाइम कम लगता है और इसे नॉर्मल होने में यानी ऑन से ऑफ होने में टाइम थोड़ा सा इससे ज़्यादा लगता है। तो ये इनपुट डिले टाइम हो गया और इसमें उसी तरीके से आउटपुट डिले टाइम रहता है। तो देखिए आउटपुट डिले टाइम की हम बात करें आउटपुट मॉड्यूल के लिए तो आउटपुट डिले टाइम ऑफ से ऑन होने में 60 माइक्रो सेकेंड नॉर्मल और 1 मिली सेकेंड जो होता है वो मैक्सिमम होता है और ऑन से ऑफ होने में 200 माइक्रो सेकेंड नॉर्मल और 1 मिली सेकेंड मैक्सिमम।
तो आप से ऑन होने के मतलब अगर आप कोई कमांड देते हैं तो वो उसका जो डिले टाइम है, जो टाइम लेगा उसको कमांड को निकालने के लिए, वो 60 माइक्रो सेकेंड लेगा नॉर्मल, और मैक्सिमम जो होगा वो 1 मिली सेकेंड लेगा आपसे ऑन होने में, यानी कमांड देने में, हाई कमांड देने में। और कमांड हटाने में जो टाइम लगेगा वो लेगा यहाँ पे इस जो डीओ मॉड्यूल लगेगा वो 200 माइक्रो सेकेंड नॉर्मल, और 1 मिली सेकेंड जो होगा वो मैक्सिमम लेगा। तो ये इसकी डिले, इनपुट डिले टाइम हो गया, और इसका ये आउटपुट डिले टाइम हो गया आउटपुट मॉड्यूल का। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए DI/DO मॉड्यूल के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे AI मॉड्यूल के, यानी कि एनालॉग इनपुट मॉड्यूल। तो यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा भी हुआ है एनालॉग इनपुट मॉड्यूल। तो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल में क्या रहता है कि देखिए यहाँ पे एक लॉक अनलॉक दिया गया रहता है। ये भी 32 चैनल का है, और 32 चैनल के बाद क्या रहता है कि इसमें 32वें चैनल का इंडिकेशन नहीं दिया। जिस तरीके से DI/DO मॉड्यूल में इंडिकेशन दिया हुआ था उसमें इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है। इसमें एक लॉक अनलॉक स्विच रहता है। इसके अलावा ओके एंड कैलिब्रेशन का LED, 2 LED इसमें दिया गया रहता है। एक ओके का, यानी मॉड्यूल ओके रहेगा कि नहीं रहेगा उसका स्टेटस के लिए, और एक कैलिब्रेशन का रहता है। उसके बाद 24 वोल्ट पावर सप्लाई इसको भी दिया गया रहता है। इसका भी पावर सप्लाई का जो रेंज होता है 10 से 31 वोल्ट DC का इसका रेंज रहता है। तो इसको 24 वोल्ट पावर सप्लाई से इसको पावर अप किया गया रहता है। उसके बाद मॉड्यूल स्कैन टाइम जो रहता है वो 300 माइक्रो सेकेंड। ये जो मॉड्यूल जो होता है वो इसका जो स्कैन टाइम रहता है वो स्कैन टाइम 300 माइक्रो सेकेंड रहता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। और वायरिंग जो होता है इसका, वायरिंग इसका जो डिज़ाइन है वो 2 ऑन सिग्नल पोर्ट, जैसे कि DI/DO मॉड्यूल में था कि वो 1 वायरिंग ऑन सिग्नल पोर्ट, तो इसमें था कि 2 वायरिंग ऑन सिग्नल पोर्ट, यानी कि इसमें जो एक चैनल जो होगा, जैसे कोई एक सिग्नल में जो 2 वायर जाते हैं तो दोनों वायर इसके थ्रू होके ही जाएगा। तो इसीलिए इसका वायरिंग जो है 2 ऑन सिग्नल पोर्ट। और रिमूवेबल टर्मिनल ब्लॉक, यानी कि इसका भी जो टर्मिनल होता है इसके अंदर जो हमारे टर्मिनल लगे रहते हैं वो रिमूवेबल होता है। ये कैप जो होता है वो दोस्तों खुल जाता है, यहाँ पे जो नीचे से पकड़ के जब इसको खोलेंगे तो खुल जाता है, इसके टर्मिनल दिखाई देने लगते हैं। अब इनपुट रेंज की बात करें तो हमारे जो एनालॉग इनपुट जो लगे रहते हैं, एनालॉग इनपुट मालूम, इनका जो इनपुट रेंज होता है वो +10 वोल्ट पे भी काम करता है, 0 से 5 वोल्ट पे भी काम करता है, 0 से 10 वोल्ट पे भी काम कर सकता है, और 0 से 20 मिली एम्पियर पे भी काम कर सकता है, और 4 to 20 मिली एम्पियर भी सेट कर दीजिए कि जैसे अगर रेंज 0 to 20 है तो आप इसको 4 to 20 पे भी इसका काम करा सकते हैं। अब यहाँ पे इसको देखिए, ये ऊपर वाला जो इसका हेड रहता है, हेड में यहाँ पे एनालॉग इनपुट ऊपर लिखा रहेगा, यहाँ पे कैलिब्रेशन का एक LED रहेगा, यहाँ पे ओके जब इसको आप कैलिब्रेशन करते हैं, कैलिब्रेशन करने के दौरान हम ये जो इनपुट रेंज है वही इसका सेट किया जाता है कि कौन सा इनपुट हमें इसमें यूज करना है। तो वो कैलिब्रेशन करने के दौरान जब कैलिब्रेशन करते हैं, कैलिब्रेशन मोड में लेते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे LED जो है कैलिब्रेशन LED हमारा हाई हो जाता है, और एक लॉक अनलॉक की रहता है इसको लॉक और अनलॉक करने के लिए। तो ये हमारा हो गया AI मॉड्यूल। अब AI मॉड्यूल के अलावा हम दोस्तों, ये तो हमने बता दिया DI मॉड्यूल, DO मॉड्यूल, जितने भी मॉड्यूल था इसके बारे में हमने समझा दिया। इसके बाद इसके अलावा हम आपको एक चीज़ इसमें समझा देते हैं कि जो हमारे ये रहता है, ये देखिए मीडिया मॉड्यूल यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम ईथरनेट स्विच या फिर मीडिया कन्वर्टर भी कहते हैं। जैसा कि शुरू में ही बताया था कि 2 जगह आपका कंट्रोल पैनल है, 2 जगह PLC है, दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक करना है कि दोनों को एक दूसरे, उसके जगह से इसको ऑपरेट कर लें, इसके जगह से उसको ऑपरेट किया जा सके, तो उसको ही चलाने के लिए इस तरीके का डिज़ाइन दिया गया रहता है। देखिए ये जो 2 हमारे लगे हुए हैं इनमें हमारे सारे इथरनेट केबल आगे कनेक्ट है, और ये फाइबर ऑप्टिकल केबल है। सेम यही सिस्टम आपका दूसरे जगह का जो PLC पैनल होगा उसमें इंस्टॉल किया गया रहता है, और ये दोनों जो है नेटवर्क पैनल में रहता है, एक दूसरे दोनों PLC को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता है। और यहाँ से जो इथरनेट ये निकलेगा, ये इथरनेट केबल निकल के जो इथरनेट स्विच रहता है, ये जो इथरनेट स्विच है इसमें आगे कनेक्ट हो जाता है, और इस इथरनेट स्विच से एक केबल निकलता है, तो हमारे जो डेस्क होता है यानी कंप्यूटर जो होता है वहाँ पे जाके कनेक्ट किया गया रहता है। तो ये इसका काम यही रहता है कि जो 2 जगह का जो सिस्टम होता है वो दोनों जगह के सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए लगाया गया रहता है। उसके बाद ये चीज़ हमने यहाँ पे बता ही दिया था, इसके बारे में हमने समझा दिया था। उसके बाद अब यहाँ पे हम समझते हैं ये फील्ड का जो टीवी जो है इनके बारे में एक बार समझ लेते हैं, और ये जो रिले बोर्ड है इनको बारे में आपको समझा देते हैं। अब जो रिले बोर्ड होता है दोस्तों वो 5 पिन का रिले इसमें दिया गया रहता है। अब 5 पिन का रिले जो होता है वो DO रहता है, यानी कि डिजिटल आउटपुट सिग्नल के लिए रहता है।
एक्चुअल हमारे यहाँ पे जो डीओ मॉड्यूल जो होते हैं दोस्तों, जो डीओ मॉड्यूल जो होता है वो इसको कमांड देता है इसका। मान लीजिए आपका फील्ड में जो डीओ डिवाइसेज लगे रहते हैं, आउटपुट डिवाइसेज अगर सोलेनॉइड वाला लगा रहता है, अगर वो 24 वोल्ट का है, तो यहाँ पे जो रिले जो होगा, रिले जो सप्लाई को कंट्रोल करेगा वो 24 वोल्ट को कंट्रोल करेगा। और ये तो हो गया एक, इसमें दो तरीके का सप्लाई आता है रिले में, एक तो होता है कंट्रोल सप्लाई और इसका होता है एक ऑपरेटिंग सप्लाई। यानी कि जो रिले को जो कॉइल पे जो कितना वोल्टेज देना है, वो कॉइल का जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे डीओ मॉड्यूल के थ्रू आता है। वो डीओ मॉड्यूल पे आप जब कमांड देते हैं प्रोसेसर पे, तो कमांड प्रोसेसर इसको रीड करेगा कि कौन से चैनल को ऑपरेट कराना है, फिर डीओ जो होता है वो डीओ आउटपुट जनरेट करे उसका देगा। जितना मान लीजिए इसको 24 वोल्ट से ऑपरेट कराना है तो 24 वोल्ट यहाँ से डीओ से निकलेगा, जो रिले ऑपरेट कराना है उस रिले को ऑपरेट कराएगा। तो रिले अगर मान लीजिए 5 पिन का है तो 5 पिन रिले में आपका 2 डिवाइस आप इससे ऑपरेट करा सकते हैं। तो आपका एक ही अगर आपका सोलेनॉइड कनेक्ट है, एक ही वायरिंग आप इसमें से लिए हैं, तो वो जो वायरिंग है ये बस NO और NC कराने का काम करता है वायर को, और कुछ नहीं करता है। तो ये हमारे रिले मॉड्यूल हो। उसी तरीके से यहाँ पे टर्मिनल्स लगे रहते हैं। तो टर्मिनल्स में मैंने जैसा बताया कि फ्यूज टीबी रहेगा, फ्यूज वाले भी टर्मिनल्स लगे रहते हैं। तो फ्यूज टीबी जो रहता है वो हमारे DI में लगे रहते हैं कि अगर DI में कुछ फॉल्ट आता है, मान लीजिए वायरिंग कुछ फॉल्ट आएगा, तो ये जो फ्यूज होगा वो फ्यूज डैमेज हो जाए और ये कार्ड जो होते हैं इनको कोई फर्क ना पड़े। तो अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर नई सिग्नल मिल रहा होता है, तो सबसे पहले आपको ड्राइंग देख के आपको फ्यूज जो टर्मिनल है, फ्यूज टर्मिनल आपको चेक करना होता है कि फ्यूज तो नहीं चला गया है। उसके बाद जो डीओ टर्मिनल होते हैं दोस्तों, डीओ टर्मिनल यहाँ पे उसमें ज़्यादातर फ्यूज नहीं लगाया गया रहता है, वो डायरेक्टली रहता है। और यहाँ पे कुछ कॉमन टीबी रहते हैं, पावर टीबी। यहाँ पे जो 24 वोल्ट पावर जो हम देते हैं वो 24 वोल्ट पावर का यहाँ पे पावर टीबी लगाया गया रहता है। कुछ कॉमन टीबी भी रहता है, एक ही जगह से कॉमन टीबी से कई सारे जगह पे पावर गया रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि मेन जो हमारा फ्यूज लगा रहता है पावर फ्यूज, वो अगर उड़ जाता है तो सारी जगह का पावर चला जाता है। तो आपको यहाँ पे ऊपर में ही मेन फ्यूज लगा रहता है पावर टीबी, तो इसको आपको एक बार चेक करना रहता है। तो बाकी दोस्तों इस PLC से रिलेटेड अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस PDF को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के थ्रू आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरीके के जो वीडियो हैं आपको मिलते रहें।